चैप्टर 27 लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी को जितनी जल्दी समझेगा, उसके बचने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। अस्थिर रक्त स्पॉन को रक्त जादू द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें बुराई भी थी। रक्त जादू और दुष्ट जादू इतनी अच्छी तरह से मिश्रित थे कि बौद्ध शुद्धिकरण तावीज़ भी इसे केवल इतना ही रोक सकते थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जियाहाओ ने रक्त स्पॉन के संक्रमण के दौरान पहले से ही उन सभी का उपयोग किया था, जिससे इसकी ताकत कम हो गई। वह स्थिर रक्त स्पॉन की ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इससे लड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह इसे केवल तभी मार सकता है जब वह इसके शरीर को अलग कर दे और अपनी धार्मिक यांग ऊर्जा से इसे जलाता रहे, क्योंकि अगर वह राक्षस के शरीर के हिस्से को नहीं जलाता है तो ये जल्द ही उसके शरीर में वापस आ जाएगा, जिससे ये फिर से बन जाएगा। लेकिन फिर भी जियाहाओ की आंतरिक ऊर्जा सीमित थी, और जब से उसने क्रिम्सन उन्माद ब्लेड आर्ट और मजबूत धातु तत्व ऊर्जा का उपयोग किया है, उसकी ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। और अपने दोस्तों की तरह जियाहाओ अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए चॉकलेट का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी बौद्ध ऊर्जा राक्षस को मार सकती है, उसने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। पुण्य तीर्थयात्रियों के अध्याय में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक थी। सारे पुण्य का उपभोग करके और उसे स्वर्ग में वापस करके कोई थोड़े समय के लिए बहुत अधिक रहस्यमय शक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी का पुण्य बलिदान। अपने सभी स्वर्गीय पुण्य के साथ मैं धार्मिकता और परोपकार की शक्ति को बुलाता हूँ। मुझे दुनिया के पाप और नश्वर लोगों की पीड़ा को शुद्ध करने की अनुमति दे। उसका दानटियन मंथन कर रहा था, क्योंकि महीने भर में उसके द्वारा संचित सभी पुण्य धीरे धीरे उसकी नींव से बाहर निकल रहे थे। पुण्य की तारों की रोशनी उसके दानटियन के चारों ओर घूमती थी और वे शुद्ध बौद्ध ऊर्जा की एक धारा में बदल जाती थी। अपनी कृपान को वापस रखते हुए जियाहाओ ने धनुष बांधते हुए अपनी हथेली को जोड़ा। उसका शरीर एक सौम्य सुनहरी चमक से चमक उठा, एक चमक जो परोपकार और धार्मिकता से भरी हुई थी। चमकदार हथेली। लुप्त होती चांद की सीढ़ियों का उपयोग करते हुए जियाहाओ ने तुरंत रक्त के स्पॉन और खुद के बीच की दूरी को कम कर दिया। उसकी हथेली बाहर निकली हुई थी, क्योंकि बौद्ध ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी। तारानकन छी तारानकन। ये गर्म पानी की बूंदों की तरह था जो एक गर्म वोक पर गिर रही थी। जैसे ही जियाहाओ की हथेली राक्षस के शरीर पर पड़ी, स्पॉन के चारों ओर का चिपचिपा रक्त तुरंत वाष्पीकृत हो गया। जियाहाओ ने अपनी इच्छाशक्ति को केंद्रित किया और राक्षसों पर अधिक से अधिक हथेली के हमले किए, जितना हो सके जलाने की कोशिश की। राक्षस ने उन्मत्त होकर जवाबी हमला करने की कोशिश करते हुए दहाड़ लगाई। हालांकि जियाहाओ पीछे नहीं हटा। अपने स्वर्णिम अर्हत वज्र शरीर कला और टूटे हुए कवच पर विश्वास करते हुए वह आगे बढ़ा। ज्वेल को पकड़ते हुए उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने आखिरकार राक्षस के मूल को ढूंढ लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाहाओ ने अपने हाथों में बौद्ध ऊर्जा और स्वर्ण तत्व शक्ति दोनों का उपयोग करते हुए पंजे की हरकत की। दर्द से कराहते हुए जियाहाओ को लगा कि उसकी हथेलियों में सैकड़ों तीखी सुइयां चुभ रही हैं। हालांकि बिना किसी हरकत के जियाहाओ का हाथ राक्षस के शरीर में घुस गया, जैसे आटे में चाकू घुसा दिया गया हो। तारानकन क्रंच। तारानकन। जिस क्षण जियाहाओ ने अपनी हथेली में मूल को महसूस किया, उसने उसे कुचलने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। शुद्ध पुण्य यांग ऊर्जा और बौद्ध ऊर्जा द्वारा कुचले जाने पर मूल चमक के साथ चमक उठा। तारानकन चीख। तारानकन। राक्षस चीख उठा, क्योंकि वह अचानक खून और मांस के भावर में बदल गया। मानो उसके सारे तार टूट गए हों, मांस और खून का कुंड बेजान होकर जमीन पर गिर गया। अचानक जियाहाओ का चमत्कारी बर्तन प्रकट हुआ और उसने लालच से सारा खून और मांस खा लिया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे, क्या तुम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक मैं तुम्हें हाथ से बाहर नहीं निकालता? जियाहाओ बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसने बीच में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मांस और रक्त ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में है। जैसे ही बर्तन ने इसे पीना समाप्त किया, जियाहाओ ने देखा कि रक्त ऊर्जा की ऊर्जा पट्टी 10% तक पहुंच गई। अरे, तुमने उस बड़े राक्षस को पी लिया और यह केवल 4% बढ़ा, क्या बकवास है? जियाहाओ ने युद्ध के मैदान में बचे हुए रक्त की ऊर्जा को निगलने के बारे में सोचा, क्योंकि यह मनुष्यों और राक्षसों दोनों की लाशों से अटा पड़ा था। उसने पहले ही युद्ध के मैदान से 6% रक्त ऊर्जा एकत्र कर ली थी। हालांकि हमेशा की तरह वह सब कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि सूखी लाशें बहुत संदेह पैदा करेगी। और जियाहाओ निश्चित रूप से एक विधर्मी के रूप में लेबल नहीं होना चाहता था।
जैसे जैसे पुण्य ऊर्जा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जिया हाओ को एक दर्दनाक दर्द ने घेर लिया। हालांकि अपने दांत पीसते हुए वह डटा रहा। उफ, प्रतिक्रिया अभी भी बहुत मजबूत है न? जिया हाओ ने राहत की सांस लेने के लिए फर्श पर बैठते हुए बड़बड़ाया। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि मुख्य अनुष्ठान हॉल के बगल में अभी भी कुछ कमरे थे। कुछ ताकत जुटाते हुए जिया हाओ अपने शरीर को घसीटता हुआ उन कमरों में चला गया। एक कमरा बेडरूम जैसा था, जिसमें कुछ मामूली आवाज थे। दूसरा कमरा विभिन्न जड़ी बूटियों और विचित्र वस्तुओं से भरा था, जो शायद अनुष्ठानों में उपयोग की जाती थी। जिया हाओ के पास वस्तुओं की जांच करने का धैर्य नहीं था। उसे लगा कि उसका शरीर और भी अधिक चक्कर खा रहा है, इसलिए उसने बस सब कुछ अपने चमत्कारों के बर्तन में फेंक दिया। हाँ, लेकिन इस चीज के साथ मर चुका हूँ, मैं आखिरकार शांति से आराम कर सकता हूँ। गुफा से बाहर निकलते समय जिया हाओ ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद है कि ओल्ड यांग ने झू वेन्यू को वश में कर लिया होगा। जब वह आखिरकार बाहर निकला, जिया हाओ ने एक सिग्नल फ्लेयर निकाला और उसे आसमान में फेंक दिया। हालांकि उसका शरीर बहुत तनावपूर्ण और भारी महसूस कर रहा था, जिससे उसका संतुलन डगमगा रहा था। उफ, अपना सिर पकड़कर जिया हाओ नीचे गिर गया, नम जंगल की घास पर लेट गया। वह उठना चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ताकत नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने घोड़े की टापों की आवाज सुनी। सिर हिलाते हुए वह आखिरकार बेहोश हो गया, यह महसूस करते हुए कि सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी वहां थी। हाँ, अब मुझे आराम करने दो। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक परिचित बिस्तर पर पाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाई, उसकी नज़र आखिरकार कै यिक्सू पर पड़ी। वह उसके बगल में बैठी थी, उसकी ठोड़ी उसकी मुट्ठी पर टिकी हुई थी। नध पत्नी हनन, कै यिक्सू ने जिया हाओ की हल्की सी बड़बड़ाहट सुनी जैसे ही उसकी आंखें खुली। लार पोंछते हुए उसने उसकी ओर देखा। हे भगवान, तुम जाग गए हो। जैसे ही जिया हाओ उठना चाहता था, कै यिक्सू ने अपनी हथेली उसके सीने पर रख दी। तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा शरीर बहुत थक गया है। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। जिया हाओ मुस्कुराया और बिस्तर के फ्रेम से टिक गया। तो मैं कब तक बेहोश रहूंगा? आधा दिन। ससुर के बारे में क्या? जिया हाओ ने थोड़ी तत्परता के साथ पूछा। पिताजी, वे वापस आ गए हैं, कै यिक्सू ने राहत भरे लहजे में कहा। हालांकि वे घायल थे, लेकिन वे अपने सभी बचे हुए गांवों की रक्षा करने में सफल रहे। आहा हा, जिया हाओ हंसा, क्योंकि उसका शरीर शिथिल हो गया था। आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने पूरे कै परिवार की किस्मत बदल दी। अचानक जिया हाओ के ऊपर तारों की रोशनी दिखाई दी, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पूरे शरीर पर तारों की रोशनी की बौछार हो गई। ओह, पुण्य ऊर्जा के शुद्ध बौद्ध ऊर्जा में बदल जाने के कारण उसके डेंटियन में ऊर्जा का संचार हुआ। उसी क्षण जिया हाओ ने महसूस किया कि हजारों घंटियां बज रही हैं और उसके कानों में स्वर्ण अर्हत वज्र बॉडी आर्ट के विभिन्न मंत्र गूंज रहे थे। आह, तो यह आत्मज्ञान है। जिया हाओ ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। पुण्य के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद सबसे शुद्ध प्रकार की ऊर्जा में से एक था। कै यिक्सू ने रुककर देखा कि जिया हाओ आंखें बंद करके बैठा है। उसने उसकी आभा में बदलाव महसूस किया, जिससे उसका चेहरा स्तब्ध और गंभीर हो गया। वह आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि जनजात क्षेत्र के स्वामी भी इस तरह के आत्मज्ञान से नहीं गुजर सकते, फिर भी वह। हालांकि कै यिक्सू जिया हाओ के बगल में सांस रोके बैठी रही। उसने महसूस किया कि उसे परेशान नहीं करना चाहिए, या किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देना चाहिए। जिया हाओ की सांसें शांत हो गई, क्योंकि उसे अपने अंदर एक अजीब तरह की शांति महसूस हुई। विशाल शून्यता में उसे लगा कि वह पुण्य ऊर्जा की गर्म धारा में तैर रहा है। वह अपने डेंटियन के अंदर संघनित पुण्य ऊर्जा के साथ साथ आसपास की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसकी नींव और अधिक ठोस होती गई। उसका डेंटियन विस्तृत होता गया और उसका आंतरिक अधिक से अधिक परिष्कृत होता गया। जिया हाओ को लगा कि वह शक्ति के मामले में गहन जागृति क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया है। अब गोल्डन अर्हत वज्र बॉडी आर्ट की अपनी पूरी शक्ति के साथ वह एक आधे कदम के सहज क्षेत्र के मास्टर के खिलाफ लड़ सकता है। और अगर उसने घात लगाने का फैसला किया, तो उसके एक को मारने की संभावना बहुत अच्छी है। मैंने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी सारी पुण्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने भाग्य के पाठ्यक्रम को बदल दिया, जिससे हजारों लोगों की जान बच गई।
कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे इतनी बड़ी मात्रा में पुण्य ऊर्जा मिली। अचानक विशाल शून्य में उसे लगा कि कोई बौद्ध अध्याय पढ़ रहा है। पुण्य को संचित करने का क्या मतलब है अगर ये दूसरों की मदद के लिए नहीं आ सकता? और अगर आप बिना किसी गलत विचार के लोगों की मदद करते हैं तो पुण्य रखने का क्या मतलब है जब आप पहले से ही परोपकारी हैं? पुण्य हृदय से निकलता है, पाप भी। बर्तन खाली करने के बाद ही आप और पानी जमा कर सकते हैं। आवाज घंटियां बजा रही थी। हालांकि ये पूरी तरह से सौम्य और परोपकारी लग रहा था, जैसे कि एक दयालु बूढ़े दादा की शिक्षा। अचानक जिया हाओ को लगा कि उसके दिमाग में स्वर्ण अर्हत वज्र शरीर कला का एक बिल्कुल नया अध्याय उभर रहा है। शायद अगर उसने राक्षस को हराने के लिए अपने सभी गुणों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो यह अध्याय सामने नहीं आता। लानत है उस चालाक क्षितिज, उसने वास्तव में तकनीक का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा इस तरह से छिपाया था। उसे लगा कि यह भिक्षुओं के लिए तैयार की गई किसी तरह की परीक्षा थी। यदि पुण्यात्मा भिक्षु एकांत में रहना और थोड़ा थोड़ा करके पुण्य अर्जित करना चुनता है, वह पुण्यात्मा तीर्थयात्री का पूरा अध्याय भी पूरा कर सकता है। हालांकि वह अध्याय का सार कभी नहीं समझ सकता था, जिससे उसे लंबे समय में बहुत कुछ खोना पड़ता। लेकिन जिया हाओ ने परीक्षा पास कर ली, क्योंकि उसने लोगों की मदद करने के लिए अपने पुण्य को त्याग दिया। इसलिए वह प्रबुद्ध हो गया और उसके लिए तकनीक का एक बिल्कुल नया हिस्सा खुल गया। एक गहरी सांस लेते हुए जिया हाओ ने जानकारी को पचा लिया। वह अपने डेंटियन में बौद्ध ऊर्जा को अभिसरित होते हुए महसूस कर सकता था। अचानक उसकी नींव को परिष्कृत करने के बजाय ऊर्जा एक अजीब आकार की सामग्री में संघनित हो गई। मुझे मत बताओ कि मैंने एक सुनहरा कोर बनाया है। जिया हाओ ने मनोरंजन में अपनी भौहें उठाईं। हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं था। उसने देखा कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को एक अलग अवस्था में पाता है। नींव ठोस और चिकनी होती जा रही है, लेकिन बुद्ध की ऊर्जा उसके ऊपर एकत्रित हो रही है। इस चीज का आकार कुछ अजीब सा था, जैसे किसी ने पत्थर की पटिया का टुकड़ा उठाया हो और उसे कुछ बार छेनी से घिसा हो। यह क्या है? क्या मुझे इसे बौद्ध और धार्मिक ऊर्जा से परिष्कृत करने की जरूरत है? शास्त्रों के साथ कुछ बार क्रॉस रेफरेंसिंग करने पर जिया हाओ समझ गया कि यह क्या है। यह अपरिष्कृत आंतरिक खजाना है जो पुण्य ऊर्जा और बौद्ध ऊर्जा की अधिक मात्रा से प्रकट हुआ है। अपनी समझ से मैं इसे एक सच्चे खजाने में परिष्कृत कर सकता हूँ, जो मेरी लड़ाई या साधना के दौरान आसानी से मेरी मदद कर सकता है। हालांकि इसे परिष्कृत करना एक कठिन काम है। इसे खजाने में परिष्कृत करने में मुझे बहुत समय लगेगा। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने अपने शरीर को समायोजित किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि कई इक्सु उसे घूर रहा है। क्या मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे और भी करीब से देखने के बारे में क्या ख्याल है? तुमने अपना ध्यान पूरा कर लिया है। जिया हाओ के शब्द सुनकर कई इक्सु घबरा गई। हे, मुझे माफ करें कि मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, बीवी। जिया हाओ धीरे से उठा। उसे लगा कि उसका शरीर तरोताजा हो गया है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया हाओ चिंतित कई इक्सु को देखकर मुस्कुराए। क्या हम ससुर जी का हालचाल जानने जाएंगे? यह ठीक है। जैसे ही वे बाहर निकले, जिया हाओ ने देखा कि कई परिवार की पूरी जागीर अस्त व्यस्त थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे और हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। काफी लोग घायल थे और उन सभी को मदद की जरूरत थी। यहाँ तक कि मिनमिन भी सामग्री इकट्ठा करने और दूसरे नौकरों को आदेश देने के लिए अंदर बाहर जा रही थी। जैसे ही वे कई परिवार के आंगन में दाखिल हुए, जिया हाओ ने देखा कि ली रॉ बाहर खड़ी थी। फार्मासिस्ट मुंह से सलाह ले रही थी। युवा भगवान, आप यहाँ हैं। हाओ इक्सु। ली रॉ की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने जिया हाओ को बाहर देखा। तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए, हाओ तुम भी घायल हो। मैं ठीक हूँ, सास। जिया हाओ हंसी। इक्सु ने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, इसलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। कई इक्सु ने जिया हाओ की कमर पर चुटकी काटते हुए थोड़ा सा शर्माया, जिससे वह चिल्ला उठा। आउच, बीवी, तुम क्या कर रही हो? जिया हाओ और कई इक्सु को देखकर ली रॉ ने राहत की सांस ली। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। युवा भगवान का शरीर वास्तव में अद्भुत है। तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे घाव थे। तुम्हारी पीठ पर एक गहरे घाव का तो जिक्र ही नहीं। फार्मासिस्ट मो ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश घाव उथले थे। ससुर के बारे में क्या? जिया हाओ ने जल्दी से पूछा। क्या वह ठीक है? वह ठीक है।
तुम जाकर उससे मिल सकते हो, बस उसे ज्यादा परेशान मत करो। फार्मासिस्ट मो ने सिर हिलाया और उसके लिए दरवाजा खोला। कौन है? हाओ र जिया हाओ और कै यिक्सू अंदर आए और उन्होंने कै युनहाई को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसका शरीर ठीक था, बस कुछ पट्टियों वाले घाव थे। ससुर जी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, शरारती बच्चा, कै युनहाई जोर से हंसा। मेरे साथ क्या हो सकता है? मैं आखिरकार शक्तिशाली जनरल कै युनहाई हूँ। आप बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, ससुर जी। जिया हाओ ने उसे ऋषि की दिव्य आंखों से देखा और सिर हिलाया। तो क्या है? तुम घाव क्यों दिखा रहे हो? फेकिंग। किसने कहा कि मैं फेकिंग कर रही हूँ? खांसी। मैं तो खांसी घायल हूँ। कै यिक्सू को थोड़ा संदेह हुआ जब उसने कै युनहाई के हाव भाव में एक सूक्ष्म परिवर्तन देखा। उसने सुना था कि उसके पिता घायल हो गए हैं और वह किसी को भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे अजीब लगा क्योंकि कै युनहाई ज्यादा घायल नहीं दिख रहा था। पिताजी, क्या वह सच कह रहा है? यिक्सू, तुम अपने पिता पर कैसे शक कर सकती हो? कै युनहाई ने एक दर्दनाक भाव दिखाया और आह भरी। ये सच है न? बेटियां शादी के बाद अपने पति की पत्नियां बन जाती हैं, अपने पिता को छोड़ देती हैं। तस्क, मुझे अनुमान लगाने दो, ससुर जी। जिया हाओ ने एक शर्मीली मुस्कान दी। मुझे लगता है कि कोई कुछ दिनों के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में काम नहीं करना चाहता था। ब्रैट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कै युनहाई की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई क्योंकि उसने जिया हाओ को घूर कर देखा। मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। महामहिम द्वारा मुझे दी गई भूमिका को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जिया हाओ द्वारा कै युनहाई की चोटों के पीछे असली इरादे का खुलासा करने के बाद कै यिक्सू अवाक रह गया। वैसे भी मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी। कै युनहाई ने जिया हाओ की ओर देखा। मैंने बहुत सारे राक्षसों और मरे हुए जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन तुम्हारे तावीज काम आए। हमने पहले मरे हुए लोगों को जल्दी से खत्म कर दिया और फिर दूसरे अंधेरे राक्षसों को मार डाला। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे हिस्से में एक इन्नेट दायरे का आध्यात्मिक गुरु दुश्मन था। हाँ, था। वह राक्षस ज्वार के पीछे छिपकर मंत्र पढ़ रहा था। जिया हाओ ने सिर हिलाया। मैं आभारी हूँ कि ओल्ड यांग ने मेरी मदद की, अन्यथा हम हार जाते। और तुम्हारा क्या? तुमने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? तुम कह सकते हो, एक आधा कदम वाला इन्नेट दायरे का राक्षस। जिया हाओ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मुझे नहीं पता था कि गुफा के अंदर एक राक्षस सी बंद है। इससे पहले कि मैं इसे खत्म कर पाता, ये सी इसे मुक्त हो गया और मुझ पर हमला कर दिया। क्या आपने एक आधे कदम के जन्मजात राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ी? कै युनहाई और कै यिक्सू हैरान रह गए। ज्यादा मत सोचो, ये पहले से ही मेरे तावीज़ों से कमजोर हो गया था। जिया हाओ ने अपने हाथ हिलाए। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसकी हालत बहुत खराब थी। अस्तबल, केवल एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद मैं इसे मारने में कामयाब रहा। क्या ऐसा है? कै यिक्सू ने सिर हिलाया। फार्मासिस्ट मो ने कहा कि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है और आपका भौतिक शरीर लगभग खींच गया है। मुझे लगता है कि आपने काफी परेशानियों का सामना किया है। कै युनहाई ने आह भरी। ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। हम शाम को बात करेंगे। हाँ, ससुर जी। जैसे ही वे चले गए, कै युनहाई बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है बदमाश, मुझे लगा कि मैंने इसे अच्छी तरह से नकली बना दिया है। उसने मेरे भेष को कैसे देख लिया। उफ, मुझे ओल्ड मो से मुझे और अधिक घायल दिखाने के लिए कहना होगा। ये काम नहीं कर रहा है। युवा लॉर्ड जिया बहुत दूरदर्शी है, कुलपति। कै युनहाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने अपने बगल में खड़े व्यक्ति को देखा। वह स्थान जो कुछ क्षण पहले खाली था, अब वहां एक व्यक्ति काले लबादे में अपने चेहरे पर नकाब लगाए खड़ा था। हमें माफ कर दो, जनरल, हमें राक्षस ज्वार के दौरान आपकी सहायता के लिए आना चाहिए था। यह आपकी गलती नहीं है। कै युनहाई ने अपना हाथ हिलाया। आप नानहाई दर्रे के रक्षक हैं। अगर दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया होता और आप अपनी सेना यहाँ भेजते तो क्या होता? आप छाया सेना हैं, महान यान के मोहरा। आपको किसी भी कीमत पर नानहाई दर्रे की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जनरल कै, हम भी कई परिवार का हिस्सा हैं। क्या हमें समय आने पर परिवार की रक्षा नहीं करनी चाहिए? व्यक्ति ने आह भरी। हाँ, ऐसा मत करो। कै युनहाई ने हल्की हंसी की। कै परिवार के साथ क्या हो सकता है? क्या आपने इसे नहीं देखा? हम इससे बच निकलने में कामयाब रहे। स्वर्ग कै परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। वह व्यक्ति कै युनहाई के सामने घुटने टेक कर बैठ गया।
लेकिन फिर भी जनरल, मुझे इस पूरी स्थिति में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने पहले ही नानहाई दर्रे पर इस मामले को संभाल लिया है, इसलिए क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको जाने के लिए कहूँ तो भी आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। तय युनहाई ने सिर हिलाया। दोनों ही तरह से ठीक है। आपने उस बदमाश को देखा है न? तय युनहाई ने हंसते हुए कहा। इस बीच उसे कुछ चीजें सिखाएं। जैसा आप चाहें, जनरल कय। तय युनहाई का चेहरा ठंडा हो गया और उसने अपने बिस्तर के फ्रेम पर थपथपाया। हाँ, अगर हमने सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी को भेज दिया होता तो यह एक आपदा होती। राजकुमार ली युआन वास्तव में बहुत सारे तार खींच रहा है। मैं मानता हूँ, मैं लगभग इसमें फंस ही गया था। जनरल, शायद आपको महामहिम से मुलाकात करनी चाहिए। उसकी चिंता मत करो। तय युनहाई ने अपना सिर हिलाया। महामहिम हमेशा अपनी हर चाल की योजना बनाते हैं। उन पर थोड़ा भरोसा रखें। मुझे उम्मीद है। अब आप जा सकते हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि मैं घायल हूँ? व्यक्ति ने अपना सिर झुकाते हुए हल्की हंसी दी। तो मैं जनरल के धीमे धीमे ठीक होने की कामना करता हूँ। इस बीच जिया हाओ ने शर्मीली नज़र से कय यिक्सू को देखा। ठीक है पत्नी, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे जो सिल्वर फेदर आर्मर दिया था वह टूट गया। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? कय यिक्सू ने जिया हाओ की तरफ देखा। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इसका मतलब है कि इसने अपना उद्देश्य पूरा किया, तुम्हें एक घातक चोट से बचाया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, कय यिक्सू ने अचानक जिया हाओ को गले लगा लिया। जिया हाओ ने सहज रूप से उसे गले लगा लिया। कय यिक्सू के गले में दबाव महसूस करके उसका शरीर गर्म हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कय परिवार को बचाने के लिए तुमने हमें एक बड़ी आपदा से बचाया। मैं बस नहीं जानता। मैं बस अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जिया हाओ की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने अपना सिर नीचे किया। कय यिक्सू ने उसे देखा और उसके गाल लाल हो गए। उसे एहसास हुआ कि जिया हाओ क्या करना चाहती थी। हालांकि उसके बाद भी वह पीछे नहीं हटी। अपनी आंखें बंद करते हुए उसका दिल धड़क उठा क्योंकि उसने अपने होठों पर जिया हाओ की गर्म सांस महसूस की। हे भगवान, वह फिर से ऐसा करने जा रहा है। पिछली बार चुंबन बहुत जल्दबाजी में किया गया था, लेकिन इस बार मुझे सहयोग करना चाहिए। यिक्सू, यह अनुग्रह लौटाने के बारे में है। जिया हाओ ने आपकी बहुत मदद की। क्या आप कुछ पत्नी के कर्तव्य नहीं निभा सकती? ठीक है, शांत हो जाओ। इसे बहने दो। युवती, मैं दवाएं वापस ले आया हूँ। जिया हाओ और कय यिक्सू दोनों ने रुककर मिनमिन को देखा, जो दरवाजे पर खड़ी थी। मिनमिन भी दंग रह गई क्योंकि उसने उन दोनों को स्तब्ध भाव से देखा। मुझे लगता है कि मुझे बाद में वापस आना चाहिए। मिनमिन ने हकलाते हुए इधर उधर देखा। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। अचानक जिया हाओ ने आगे झुकते हुए कय यिक्सू के होंठों को अपने जलते हुए होंठों से सील कर दिया। कय यिक्सू दंग रह गई क्योंकि उसके कोमल होंठ उसकी कुशल जीभ से खुल गए थे। ममन है, आह भरते हुए कय यिक्सू ने खुद को जिया हाओ के चुंबन के लिए समर्पित कर दिया। उनकी जीभ एक दूसरे से जुड़ गई और वे चुंबन में खो गए। कय यिक्सू आखिरकार अपने होश में आए और उसने जिया हाओ को धीरे से पीछे धकेल दिया। लेकिन जिया हाओ को देखते हुए जिया हाओ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धूर्त लोमड़ी शहद चुराने में कामयाब हो गई हो। उफ, तुम! कय यिक्सू ने मिनमिन को देखते ही शर्म से अपना चेहरा जला लिया। मिनमिन मूर्ति की तरह खड़ी हुई बड़ी अभिव्यक्ति के साथ उन्हें देख रही थी। क्या है मिनमिन, कभी किसी स्नेही विवाहित जोड़े को नहीं देखा। जिया हाओ ने मजाक किया। था दैट यंग लॉर्ड। मिनमिन ने महसूस किया कि एक पल के लिए उसका दिमाग खराब हो गया था, जिससे वह कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। तुमने ऐसा जानबूझकर किया है न? कय यिक्सू ने जिया हाओ को घूरते हुए मुंह बनाया। जिया हाओ ने कंधे उचकाए। क्यों नहीं? मिनमिन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है न? वह ये देख सकती है। हम विकृत। मिनमिन और कय यिक्सू दोनों ने एक साथ नाक भान सिकुड़ी। जिया हाओ को दूर धकेलते हुए कय यिक्सू चली गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। तो तुम क्या लाए हो मिनमिन? ओह, बस कुछ औषधीय गोलियां। ये यंग लॉर्ड को उसकी शक्ति बढ़ाने और उसके घावों को ठीक करने में मदद करेगी। जिया हाओ ने गोलियों की बोतलों को देखा और सिर हिलाया। हालांकि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उन्हें लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। अभी के लिए साबुन और शैम्पू का उत्पादन जारी रखो। ये भविष्य में तेजी से बिकेगा।
हम पहले ही आपके द्वारा निर्धारित पहले निशान तक पहुंच चुके हैं। हम उन्हें पहले ही बेचना शुरू कर सकते हैं। युद्ध खत्म हो गया है। 2 दिनों के बाद आप इसे बेचना शुरू कर सकते हैं। जिया हाओ ने समझाया, आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि गंदगी और गंदगी को धोने के साथ साथ यह पानी से फैलने वाली विभिन्न बीमारियों को भी रोक सकता है। क्या ये सच है? तय यिक्सू और मिनमिन दोनों ये सुनकर दंग रह गए। ठीक है, लोग इस पर विश्वास करेंगे। जिया हाओ ने अपने शरीर को फैलाते हुए हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तय यिक्सू ने मिनमिन को पकड़ते हुए उठकर खड़े हो गए। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। मुझे डर है कि मुझे जाना पड़ेगा। जिया हाओ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। शायद 1 सप्ताह के लिए। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तय यिक्सू ने अपने होंठ काटे, लेकिन वह बस जाने के लिए मुड़ गई। मुझे तुम पर भरोसा है। जल्दी वापस आना। मिनमिन ने भी तय यिक्सू के साथ जाते समय एक आंख मारी। एक गहरी सांस लेते हुए जिया हाओ सोने चली गई। एज्योर सी स्टार पर लौटने का समय हो गया है। जिया हाओ ने आंखें खोलते ही जम्हाई ली। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि वह अभी भी अपने बेडरूम में था। जब उसने अपने चमत्कार के बर्तन में देखा तो उसने देखा कि 4 दिशाओं वाला कर्म संतुलन जंजीरों में बंधा हुआ था। अच्छा, भाड़ में जाओ। मुझे लगता है कि मैं 1 महीने के लिए यूनलान महाद्वीप वापस नहीं लौट सकता। फिर वहां लगभग 1 सप्ताह बीत जाएगा। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह पहले ही 2 दुनियाओं के बीच यात्रा की ऊपरी सीमा पर पहुंच गया था। उसे मिले संदेश के अनुसार वह अगले 30 दिनों में यात्रा नहीं कर पाएगा। अपने कपड़े बदलते हुए जिया हाओ अपने कमरे से बाहर निकला। जब वह खाने के लिए नीचे आया तो सुयुन की हैरान रह गई। हाओ तुम कहाँ थे? मैं अपने। जिया हाओ रुक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यहाँ 12 घंटे से ज्यादा बीत गए होंगे। आप क्यों पूछ रही हैं, आंटी सू? जिया हाओ ने अपने शब्द बदले और सू युनकी को देखा। उफ, जिंग तुम्हारे साथ जिम जाना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं उठी और वह अकेली चली गई। फिर सू लान तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन जब उसने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खोला तो तुम वहाँ नहीं थे। सू युनकी ने उसकी तरफ देखा। अजीब बात है, हम में से किसी ने भी तुम्हें घर के अंदर या बाहर जाते नहीं देखा। तुम कैसे वापस आ गई? हे, इसे मेरी चुपके से आने वाली हरकत समझो, माँ। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना शरीर फैलाया। चुपके से आने वाली हरकत किस लिए? सू युनकी ने आंखें मूंद लीं। तुम क्या कर रही हो? हम। हे, इसे आश्चर्य समझो, माँ। सू युनकी शर्मा गई जब जिया हाओ अपनी स्थिति से पलक झपकाते हुए उसके ठीक सामने आ गया। उसकी कमर पकड़कर उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। हे भगवान, हाओ तुम क्या कर रहे हो? सू युनकी ने गुस्से से शर्माते हुए कहा। हम मुख्य हॉल में हैं। क्या तुमने अभी नहीं कहा? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। सू लैन और सू जिंग दोनों हवेली से बाहर हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ निजी पल बिता सकते हैं? तुम डरपोक बदमाश। सू युनकी ने संघर्ष का नाटक करते हुए आह भरी। हालांकि जिया हाओ के साथ निकटता ने उसके शरीर में एक अजीब सी धारा प्रवाहित कर दी। ये पुरानी यादों की भावना की तरह था, रोमांच जिसे सू युनकी लगभग भूल चुकी थी। ठीक है, बस हो गया, बदमाश। सू युनकी ने मुस्कुराते हुए जिया हाओ को दूर धकेल दिया। क्या तुमने कुछ खाया है? वास्तव में नहीं। बोलने से पहले जिया हाओ ने एक पल सोचा। तो यहाँ रहो और कोई शरारत मत करो। सू युनकी ने रसोई में जाने से पहले जिया हाओ को देखा। मैं बनाऊंगी आपके लिए कुछ स्कैलियन पैनकेक। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, माँ। हे, आप जानती हैं कि मुझे आपके हाथों से बने स्कैलियन पैनकेक बहुत पसंद हैं। जिया हाओ की आंखें चमक उठीं। इसके अलावा मसालेदार लहसुन की चटनी और तले हुए अंडे, कृपया। मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं। सू युनकी ने स्नेह भरी मुस्कान दी। बस कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। जिया हाओ ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सिर हिलाया। जैसे ही सू युनकी रसोई में व्यस्त हुई, जिया हाओ ने अपने चमत्कारों के बर्तन में देखा। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ आने से पहले उस झू वेन्यू को मार देना चाहिए था। शायद मुझे कुछ नए कौशल या खजाने मिल जाते, लेकिन वैसे भी देखते हैं कि इस बार किस तरह के निष्कर्षण होते हैं। ब्लड कोर, बहुत अधिक मात्रा में रक्त और जीवन शक्ति से भरा एक गोला। ये किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि मरने वाला व्यक्ति भी इससे 10 साल का जीवन काल प्राप्त कर सकता है। अरे, एक दीर्घायु गोली। जिया हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। ये जीवन काल बढ़ा सकता है।
यह पागलपन है। बहुत बुरा, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह अभ्यास करने वालों की नहीं, बल्कि नश्वर लोगों की आयु बढ़ाएगा। ये यूनान महाद्वीप में बेकार हो सकता है, लेकिन एजर्सी वर्ल्ड में यह अमूल्य होगा। आखिरकार, यहाँ लगभग हर कोई बिना किसी अभ्यास के नश्वर है। ब्लड कोर जिया हाउ द्वारा मारे गए ब्लड स्पॉन के अवशेष से निकाला गया था। रक्त ऊर्जा की विशाल मात्रा को अवशोषित कर लिया गया था बर्तन, और जो कुछ भी बचा था उसे और निकाला गया, जिससे ये ब्लड कोर बना। जिया हाउ उत्साहित हो गया क्योंकि उसने और चीजें देखी। आध्यात्मिक ऊर्जा ओब, आत्मा ओब और जादुई छड़ी से निकाला गया। ओब के भीतर शुद्ध ऊर्जा को सीधे अवशोषित किया जा सकता है और आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। यह मेरे द्वारा मारे गए प्रशिक्षु के मृत शरीर से आया होगा। हे, शुक्र है कि मैंने उसे मारने के बाद उसे लूट लिया। जिया हाउ ने सिर हिलाया और आगे देखा और एक पतली किताब पाई। आर्किक स्पेल कास्टिंग मैनुअल वॉल्यूम 1 का निकाला गया संस्करण, बिना किसी अतिरिक्त के। इसमें विभिन्न छोटे प्रशिक्षु स्तर के मंत्र हैं। जिया हाउ ने इसे पलटा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि निष्कर्षण क्षमता ऐसे परिणाम दिखाएगी। जिया हाउ अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। आर्किक स्पेल कास्टिंग मैनुअल वॉल्यूम 1 की तकनीकों और लेखन को बड़े करीने से निकाला गया और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। बेकार हिस्सों को अलग कर दिया गया और इसने एक आसान संस्करण बनाया। अब मेरी समझ और इस नई किताब के साथ, मैं किसी भी तरह की तकनीक को 2 बार में सीखता हूँ। 4 बार नहीं, बल्कि 1/4 प्रयास में परिणाम देता हूँ। और यह भी बता दूं कि एक वैकल्पिक दुनिया में समय तेजी से बहता है। अगर मैं एजर्सी वर्ल्ड में अभ्यास करता हूँ, तो मैं कम समय में ही यूनान महाद्वीप में आसानी से मास्टर बन सकता हूँ। इसके अलावा कच्चे माल के कुछ अर्क भी थे। उनमें से कुछ ठीक कर सकते थे और उनमें से कुछ सुस्ती और बेहोशी पैदा कर सकते थे। उन्हें एक तरफ रखते हुए, जिया हाउ ने जल्दी से आध्यात्मिक ऊर्जा ओब का सेवन किया। जिस क्षण उसने इसे खाया, यह उसके मुंह में कॉटन कैंडी की तरह पिघल गया। उसके शरीर में गर्मी की लहर फैल गई क्योंकि उसने अपनी आत्मा से जुड़ी ऊर्जा की एक स्ट्रिंग महसूस की, जो उसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित कर रही थी। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए जिया हाउ ने सोल गैदरिंग आर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक निम्न स्तर की तकनीक होने के बावजूद, जिया हाउ ने पाया कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को अधिक सटीकता और दक्षता के साथ नियंत्रित कर सकता है। गहरी सांस लेते हुए, उसने महसूस किया कि उसने ओब के भीतर की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। आत्मा को एकत्रित करने की कला का उपयोग करते हुए, जिया हाउ ने अपनी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करने की कोशिश की। अचानक, बंद आंखों से भी, उसके आसपास की दुनिया अजीब तरह से स्पष्ट हो गई। अंधेरे में भी, वह चीजों की उपस्थिति को अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। रसोई में चहचहाहट की आवाज, बाहर चहचहाता पक्षी, सड़क के उस पार चिल्लाता बच्चा। यहाँ तक कि सबसे दूर की आवाज भी जिया हाउ के लिए स्पष्ट हो गई। अचानक, उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा का पेड़ उसके शरीर के अंदर फड़फड़ा रहा है। जिया हाउ उत्सुक हो गया जब उसने इच्छाओं के पेड़ को देखा। ये धीरे से हिल रहा था, जैसे एक छोटा पेड़ हवा में हिलता है। यह विभिन्न रंगों की पंखुड़ियों से सुशोभित था, जिनमें से प्रत्येक एक भावना और इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन जब जिया हाउ की आध्यात्मिक ऊर्जा ने इसे छुआ, तो जिया हाउ हल्के से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसके मन में विभिन्न भावनाएं और इच्छाएं फूट पड़ीं। मैं देखता हूँ, मैं इन सभी एकत्रित भावनाओं और इच्छाओं को इस तरह नियंत्रित कर सकता हूँ। 6 इच्छाएं असंख्य विचार कला की सामग्री उसके दिमाग में कौंध गई जब उसने पंखुड़ियों के साथ कुछ चीजों को आजमाया। उसने लालच की पीली पंखुड़ी के साथ स्नेह की गुलाबी पंखुड़ी भी चुनी। स्नेह से जिया हाउ वासना और आकर्षण निकालने में कामयाब रहा, और लालच से जिया हाउ लोलुपता को परिष्कृत करने में कामयाब रहा। ये रासायनिक प्रतिक्रिया करने जैसा है। प्रत्येक भावना और इच्छा आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके बनाए और भौतिक की जा सकती है। इसका उपयोग खुद पर और दूसरों पर किया जा सकता है। हालांकि, अगर मैं इसका इस्तेमाल खुद पर करता हूं, तो मैं दूसरे व्यक्ति से उस संबंधित भावना और इच्छा को अवशोषित नहीं कर पाऊंगा। उदाहरण के लिए, अगर जिया हाउ ने खुद को नफरत की भावना से ढक लिया, तो उसके आसपास के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे। लेकिन इस स्थिति में जिया हाउ दूसरों से नफरत की भावना को अवशोषित नहीं कर पाएगा। आखिरकार, यह एक अनंत धन की गड़बड़ी होगी, और दुख की बात है कि देव इसकी अनुमति नहीं देंगे। अचानक, जिया हाउ को भूख लगने के साथ ही अपने पेट में गड़गड़ाहट महसूस हुई।
ये लोलुपता का प्रभाव था। जैसे ही वह वासना और लोलुपता को नियंत्रित कर रहा था, जिया हाओ ने कदमों की आवाज़ सुनी। लो, तुम्हारा नाश्ता आ गया है। सू यून की मेज पर व्यंजन परोसते हुए प्रकट हुई, लेकिन जब उसने जिया हाओ को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनैच्छिक रूप से उसकी जीभ बाहर निकली और वह अपने होठों को मोहक तरीके से चाटने लगी। कल्पना कीजिए कि आप रसोई की गर्मी से बाहर निकलते हैं और उसके तुरंत बाद आप फूलों के एक खेत में कदम रखते हैं जिसमें कई तरह की मादक खुशबुएं हैं। और फूलों के खेत के बीच में आप एक सुंदर पुरुष को आराम से बैठे हुए देखते हैं जो आपको एक शरारती मुस्कान के साथ देख रहा है। सुन युनकी को बिल्कुल ऐसा ही लगा। ये खुशबू क्या है? ये बहुत अश्लील लगती है। मम्मा, जिया हाओ जब गहरी सोच में होता है तो बहुत सुंदर दिखता है। क्या युनकी, तुम क्या सोच रही हो? सुबह हो चुकी है और तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। क्या है माँ? जिया हाओ ने अपना सिर झुकाया और सू युनकी को देखा। क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? मुझे इतनी भूख नहीं है। सू युनकी तुरंत घबरा गई और उसने जल्दी से जवाब दिया, चलो माँ, बस कुछ निवाले। उफ, अगर तुम ऐसा कहती हो। सू युनकी ने जिया हाओ के पास बैठते हुए आह भरी। हालांकि वह जिया हाओ की ओर अजीब खिंचाव को नकार नहीं सकी जिससे वह छटपटा उठी। जिया हाओ को आखिरकार इसका कारण समझ में आ गया। सू युनकी का व्यवहार, जब उसने जल्दबाजी में अपनी 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कला को रद्द कर दिया। मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था। मैं बस अपनी नई शक्ति के साथ प्रयोग कर रहा था। जिया हाओ ने खुद को सांत्वना देते हुए सू युनकी की हथेली पर अपनी हथेली रखी। माँ, आप मुझे खाना खिलाएंगी? हाँ, आप चाहती हैं कि मैं आपको खाना खिलाऊं? सू युनकी के गाल लाल हो गए जब उसने जिया हाओ का अनुरोध सुना। हम किसी को बिगड़ना पसंद है न? सू युनकी ने आखिरकार जिया हाओ को खाना खिलाते हुए हंसी। हाँ, तुम्हें खिलाए हुए काफी समय हो गया है। हाँ, समय बहुत तेजी से उड़ता है। माँ, मुझे लगता है कि ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन ने पहले ही किंगजू ज्वेलरी को आत्मसात कर लिया है। वास्तव में ये पहले ही हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे शेयर की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। सू युनकी ने सिर हिलाया। मैं अपने नए आभूषणों के सेट के लॉन्च को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। तुम्हें पता है, इससे हमारी कंपनी को अलग पहचान मिलेगी। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करने से पहले एक पल सोचा। नाम, सू युनकी। टिप्पणी, ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन की सीईओ। एक अच्छी और परिपक्व महिला, 2 प्रतिभाशाली लड़कियों की माँ, क्षमाशील और सौम्य व्यक्तित्व। हाल ही का भविष्य बिंदु, 3 दिन बाद कंपनी का नवीनतम डिजाइन लीक हो जाएगा जिससे ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। जिया हाओ ने अपना चेहरा रगड़ते हुए आह भरी। सू युनकी ने अपना सिर झुकाया और जिया हाओ की ओर देखा। क्या हुआ हाओ? कोई समस्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। माँ, मैं आपकी कंपनी में एक बार भी नहीं आया हूँ। अब तुम ऐसा कह रही हो। सू युनकी की आंखें एहसास से चमक उठी और उसने सिर हिलाया। वास्तव में तुम एक बार भी कंपनी में नहीं गई। क्या तुम उत्सुक हो? आज कैसा रहेगा? ठीक है, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। जिया हाओ ने एक मुस्कान दी। और क्या कहना है, विजिट के बाद हम एक छोटी सी डेट पर जा सकते हैं। हे भगवान, तुम क्या कह रही हो? सू युनकी शर्मा गई और उसने दूसरी तरफ देखा। तुम इतना सीधा चेहरा बनाए रखते हुए ऐसी बात कैसे कह सकती हो? इसे मेरा आकर्षण समझो माँ। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। तो क्या मैं अभी तैयार हो जाऊं? बहुत अच्छा, मैं भी तैयार हो जाऊंगी। जिया हाओ के जाने के बाद सू युनकी अपने लाल गालों को रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। हाओ बहुत फ्लर्ट करता है। उफ, मैं उसका विरोध क्यों नहीं कर सकती? डेट, क्या मुझे कुछ हल्का पहनना चाहिए या कुछ फैशनेबल? आखिरी बार कब मैंने किसी कपड़े को लेकर इतनी चूजी की थी? उसने महसूस किया कि उसका दिल एक नए उत्साह से धड़क रहा है। सू युनकी के लिए ऐसी भावनाएं विदेशी नहीं थीं। हालांकि अपने पति की मृत्यु, कंपनी के कार्यभार और 2 बेटियों की परवरिश के बाद सू युनकी जल्द ही रोमांस और स्नेह के बारे में सब कुछ भूल गई। लेकिन अब उसे एक बार फिर से वह दूर का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे अपनी जवानी में लौट रही थी। थोड़ी देर बाद जिया हाओ एक आरामदायक नीली शर्ट और जीन्स पहने हुए नीचे आया। अपने साधारण पोशाक के बावजूद
उसकी आभा और शान चाँद से बाहर थी। ये घड़ी इस पोशाक के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। और मुझे मानना होगा, वुल्फ मस्क परफ्यूम भी काफ़ी ठोस है। लेकिन जब वह नीचे आया तो सू युनकी को देखकर उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उसने एक लंबी फूलों वाली पोशाक पहनी थी, हल्के पीले रंग के कपड़े को सफ़ेद और आड़ू रंग ने उभारा था। वी कट एकदम सही जगह पर था, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके नीचे गहरी खाई की झलक भी मिल रही थी। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि शायद ये ड्रेस के धड़ वाले हिस्से की टाइट प्रकृति के कारण था। सू युनकी के स्तन एकदम उभरे हुए थे, क्योंकि ड्रेस ने उन्हें पूरी तरह से उभार दिया था। क्या हुआ? सू युनकी ने झिझकते हुए पूछा। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? क्या मुझे कुछ और पहनना चाहिए? नहीं। जिया हाओ की आवाज़ सुनकर सू युनकी चौंक गई। जिया हाओ ने भी अपनी आवाज़ ठीक करते हुए थोड़ी खांसी। आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं, माँ। आप बस बहुत सुंदर लग रही हैं। आप बहुत सुंदर हैं। सू युनकी ने अपने बालों को ठीक करते हुए बुदबुदाया। मेरे जैसी बूढ़ी औरत कैसे अच्छी लग सकती है? माँ, क्या आप सच में ऐसा कह रही हैं? जिया हाओ ने डांटा। तुम बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही हो, जैसे तुम मुश्किल से अपने 30वें दशक में दिख रही हो। तुम्हारी तुलना में कुछ छोटी लड़कियां भी फीकी पड़ जाएंगी। तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं चाहती हूँ। तुम चाहती हो? सू युनकी ने अपनी भौहें उठाईं जब उसने देखा कि जिया हाओ अंत में अपनी बात पूरी किए बिना लड़खड़ा रहा था। ओह, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? जिया हाओ ने अपना सिर खुजलाया और दूसरी तरफ देखा। आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूँ। सू युनकी ने अपने होंठ सिकुड़े। मुझे वो शब्द सुनने दो जिससे तुम्हें भी शर्म आ रही है। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। काश मैं तुम्हें बिस्तर पर धकेल पाती, धीरे धीरे तुम्हारे होंठों को चूम पाती और तुम्हारे स्तनों तक पहुंच पाती। मैं तुम्हें धीरे धीरे नंगा करना चाहती हूँ और तुम्हारे नंगे शरीर को सहलाना चाहती हूँ। उसके बाद ठीक है। सू युनकी ने अपने पैरों को देखते हुए अपनी हथेली दिखाए। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। इस बारे में विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सू युनकी की ओर कदम बढ़ाया। अपनी बाह को झटकते हुए उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लेकिन माँ प्यारी, ये तुम ही थी। कौन सुनना चाहता था? नहीं। तुम मुझे कैसे रुकने के लिए कह सकते हो? मैं तो अभी तक सबसे रसीले हिस्से तक भी नहीं पहुंची हूँ। अंधे। सू युनकी ने एक प्यारी सी सिसकारी भरी जब उसने महसूस किया कि जिया हाओ का चेहरा उसकी गर्दन पर रगड़ रहा है। उसकी निकटता और उसके चारों ओर की वह प्रभावशाली मर्दाना खुशबू उसके दिमाग में हलचल मचा रही थी। अगर तुम मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहे तो हम देर से पहुंचेंगे। हे, कोई बात नहीं। सीओ थोड़ा देर से आ सकता है। जिया हाओ ने मजाक करते हुए सू युनकी को छोड़ा। तुम और भी शरारती होती जा रही हो, है ना? ओह, माँ, दर्द हो रहा है। सू युनकी ने उसके गाल पर चुटकी काटी तो जिया हाओ दर्द से कराह उठा। तो क्या तुम्हें कुछ अनुशासन की जरूरत है, बदमाश? सू युनकी ने गुस्सा दिखाया। अब समय बर्बाद मत करो और मेरे साथ आओ। ... इस बीच स्कूल में क्या बात है बड़ी बहन? तुम इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो? सू जिंग रा ने सू लान की तरफ देखा। जिंग रा, अगर माँ को कोई पसंद आ जाए तो तुम क्या करोगी? सू जिंग रा ने सू लान की बड़बड़ाहट सुनी तो वह हैरान रह गई। क्या? थोड़ी देर बाद जिया हाओ और सू युनकी ब्लू क्रिस्टल कंपनी में पहुंचे। वाह हाओ र, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल और भी बेहतर होती जा रही है, सू युनकी ने हैरान स्वर में कहा। हे, सच में नहीं। मैं अभी भी ज्यादातर रेसर्स को नहीं हरा सकता। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। उफ हाओ र, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। सू युनकी ने उसे हल्के से डांटा। कार यात्रा के लिए होती है। तुम्हें तेज गति से जाने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। तुम्हारे माता पिता भी। सू युनकी ने रुककर बाहर देखा और एक आह भरी। जिया हाओ ने सू युनकी की हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, माँ। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जिया हाओ अपनी कार से उतरते हुए मुस्कुराया। दूसरी तरफ चलते हुए उसने सू युनकी के लिए दरवाज़ा खोला और उसे शान से अपने शाही महल से बाहर निकाला। क्या वह लेडी सू है? वाह, उसके साथ वह युवक कौन था? आज वह बहुत सुंदर लग रही है। जिया हाओ के साथ इमारत में जाते समय सू युनकी ने अपना चेहरा स्थिर रखा।
हालांकि जिया हाओ उसके गालों पर हल्के लाल रंग को देख सकती थी। ठीक है, अगर तुम शर्माना चाहती हो तो शर्मा सकती हो माँ, जिया हाओ ने मजाक किया। कोई जरूरत नहीं। सु युनकी ने उसे हल्की सी घूर कर देखा। मुझे अभी भी यहाँ एक छवि बनाए रखनी है, ठीक है। जैसे ही वे इमारत में दाखिल हुए, सभी लोग जिया हाओ की ओर उत्सुकता भरी निगाहों से देखते रहे। थोड़ी देर बाद सु युनकी की सचिव और 2 और महिलाएं वहां दिखाई दी। ओह माय, बॉस आप यहाँ हैं। बॉस, आपके अलावा ये सुंदर युवक कौन है? हे, मुझे मत बताओ कि तुमने आखिरकार रिश्ता बनाने का फैसला कर लिया है। वह मेरा भतीजा और सौतेला बेटा है। सु युनकी ने उन्हें शांत भाव से देखा। नमस्ते, सुंदर महिलाएं, मैं जिया हाओ हूँ। मैं वर्तमान में एजोरसी हाई स्कूल में पढ़ रही हूँ। जिया हाओ ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। हे, छोटे भाई, आप मुझे सिस्टर क्यूई कह सकते हैं। मैं आपकी सीईओ सु की सचिव हूँ। क्यूई आगे बढ़ी और जिया हाओ से हाथ मिलाया। मेरा नाम फू निंग है, मैं डिजाइनिंग विभाग से हूँ। मेरे बारे में आप मुझे एन लुवान कह सकते हैं। मैं कुछ अन्य कामों के साथ साथ पीआर विभाग में भी काम करती हूँ। सु युनकी उन्हें घूरती रही क्योंकि उसने देखा कि वे तीनों जिया हाओ से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि प्रत्येक को पिछले वाले से ज्यादा समय लगता है। अच्छा, अगर परिचय समाप्त हो गया है तो क्या हम अब काम कर सकते हैं? हाँ, बॉस। क्या एन लुवान, मेरे दफ्तर में आओ। फू निंग, छोटे भाई, क्या मैं तुम्हें घुमाऊं? फन निंग ने जिया हाओ को देखा और पहले बोला, मैं एक बहुत अच्छा टूर गाइड हो सकता हूँ, तुम्हें पता है। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा, बहन निंग। वाह, मैंने अभी अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया है। और सु युनकी ने फू निंग की उत्सुकता को देखा और उसने आह भरी। जैसा आप चाहें वैसा करें। हे, धन्यवाद बॉस। फू निंग ने सु युनकी को आंख मारी और वह खिलखिला उठी। जिया हाओ ने यह भी देखा कि कैसे क्यूई और एन लुवान फू निंग को ईर्ष्या के भाव से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फू निंग एक चालाक लोमड़ी थी जो शहद का बर्तन चुराने में कामयाब रही। विजयी मुस्कान देते हुए फू निंग ने जिया हाओ को पकड़ लिया और उसे खींचकर ले गया। टस्क, फू निंग फिर से अपने आकर्षण का इस्तेमाल कर रही है न? वह बस इधर उधर घूम रही है। एन लुवान ने थोड़ा सा मुंह बनाया। तुम दोनों शांत हो जाओ। सु युनकी ने अपना माथा रगड़ा। अभी मेरे ऑफिस में आओ। हाँ, बॉस। बहन निंग, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पास बहुत से प्रेमी होंगे, है न? जिया हाओ ने उत्सुक स्वर में पूछा। ओहो, छोटा भाई सही कह रहा है। बहुत से प्रेमी हैं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें दूर रखती हूँ। फू निंग ने प्रसन्न स्वर में कहा। इसके अलावा मैं किसी रिश्ते के मूड में नहीं हूँ। अगले 2 सालों तक मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। हालांकि फू निंग की आवाज़ धीमी पड़ गई जब उसने जिया हाओ को देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कोई तुम्हारे जैसी हॉट लड़की मुझसे डेट पर जाए। हे, सिस्टर निंग, मैं अगले साल यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रही हूँ। तुम्हारी बातें बहुत विचलित करने वाली हैं। वाह, तुम अभी 20 साल की भी नहीं हुई हो। फू निंग हैरान थी। भाड़ में जाओ, क्या यह ऐसा नहीं है? एक बूढ़ी गाय जवान घास खाना चाहती है। रुको, मैं बूढ़ी गाय नहीं हूँ। मैं एक सेक्सी और परिपक्व गाय हूँ। इसके अलावा वो पहले ही कानूनी उम्र पार कर चुका है। हमारी उम्र का अंतर इतना भी बुरा नहीं है। सिस्टर निंग, जिया हाओ ने उसे आवाज दी और एक हॉल की ओर इशारा किया। क्या वह डिजाइनिंग विभाग है? फू निंग ने उसे रगड़ा। उसने सिर हिलाया। हाँ, ये हमारा विभाग है। यहाँ हम अपनी कंपनी के लिए सभी तरह के डिजाइन बनाते हैं, आभूषणों से लेकर खजानों तक। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सी नई चीजें दिखाऊंगी। जरूर, बहन निंग। जिया हाओ को अंदर ले जाते हुए फू निंग अपने मन में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाई। अरे, आज मेरे मन में इतने शरारती विचार क्यों आ रहे हैं? जिया हाओ, उफ, वह बहुत आकर्षक है। मैं उसके सामने अपने दिल को शांत नहीं कर सकती। फू निंग, मैंने तुमसे कहा था कि वो अश्लील उपन्यास पढ़ना बंद करो। अब तुम एक किशोरी की शक्ल से कामुक हो रही हो। मम्मा, लेकिन शायद, तुम्हें पता है, शायद, चलो शांत हो जाओ। तो, बहन निंग, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम मुझे आश्चर्यचकित क्यों नहीं करती? ओहो, तुमने सही सवाल पूछा, छोटे भाई। फू निंग की आंखें चमक उठी। हमारी कंपनी के विस्तार और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों की आपूर्ति के साथ
हम आभूषणों का एक नया सेट लॉन्च करने की योजना बना रहे थे। हम इसका नाम रखेंगे लीज ऑफ चांग ई। लीज ऑफ चांग ई। जिया हाओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये प्रभावशाली लगता है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अच्छा, यह एक शीर्ष गुप्त परियोजना है। फू निंग की आंखें गंभीर हो गईं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। ओह, लेकिन मैं आज बहुत उदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फू निंग ने जिया हाओ को आंख मारी, जिससे वह अवाक रह गया। क्या ये सुंदर विशेषाधिकार है? जिया हाओ ने मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, शायद। फू निंग ने एक मोहक मुस्कान दी और उसने मुड़कर कुछ डिजाइन दिखाए। यहाँ हमने इस नए सेट के लिए कुछ पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, इस आकर्षक कंगन में एक लटकता हुआ जेड चांद है, जिसके चारों ओर सितारों के रूप में छोटे हीरे हैं। और यह एक हार है जिसे हरे रंग के जेड के साथ मोतियों से सजाया जाएगा। जिया हाओ को गहनों का सेट देखकर यह स्वीकार करना पड़ा। डिजाइन बहुत जटिल थे और इससे पवित्रता की भावना पैदा हुई। इसे लीजा ऑफ चांग ई कहा जाना एकदम सही था। अच्छा, मान लीजिए, एक काल्पनिक स्थिति में। जिया हाओ ने फू निंग की ओर देखा। क्या होगा अगर डिजाइन चोरी हो गए? फू निंग ने जिया हाओ की ओर देखा। यह असंभव है। मुझे पता है, लेकिन मैं बस पूछ रहा हूँ। क्या होगा अगर ऐसा हो जाए? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। चूंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास पूरे डिजाइन तक पहुंच है, इसलिए संदिग्धों की सूची छोटी हो जाएगी, है न? आह, ये सच है। केवल मुट्ठी भर लोग ही इसे अंजाम दे सकते हैं। फू निंग को एहसास हुआ कि जिया हाओ के कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे और वह सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूछ रहा था। वह मैं, कार्यकारी विभाग का प्रमुख, डिजाइनिंग विभाग का प्रमुख, सीयूसू और एक या दो अन्य लोग होंगे। फू निंग ने जवाब दिया। जिया हाओ ने अपने मन में नाम नोट कर लिया। आखिरकार, उसे पता था कि कोई 3 दिन में डिजाइन चुराने वाला है। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ किसी तरह का सौदा किया होगा। ऐसे सौदों में, ये स्वाभाविक है कि उन्हें एक बार में बहुत सारा पैसा मिलेगा। चूंकि मैंने संदिग्धों को कम कर दिया है, इसलिए मेरे लिए उनके हाल के भविष्य के बिंदुओं की जांच करना आसान होगा। उसे विश्वास था कि वह अपराधी को बहुत आसानी से पकड़ सकेगा। जहां तक सबूत ढूंढने की बात है, तो ये बाद में किया जा सकता है। मैं समझ गया। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं बस उत्सुक था। आशा है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। आह, वास्तव में नहीं। मैं आपकी आलोचनात्मक सोच से आश्चर्यचकित हूँ। फू निंग मुस्कुराए। तो मेरे कार्यालय में आने के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास वहाँ कुछ अन्य डिजाइन भी हैं। अभी नहीं, बहन निंग। क्यों न हम घूमें और कुछ अन्य लोगों से मिलें? ये भी ठीक है। फू निंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं उसके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता था। जब वे इधर उधर घूम रहे थे, जिया हाओ ने चोरी के सभी संभावित संदिग्धों पर अपने ऋषि की दिव्य आंखों का इस्तेमाल किया। और कुछ ही देर बाद, नाम, जूदा, टिप्पणी, एक चालाक व्यक्ति, कार्यकारी विभाग का नेता, पहले से ही रोयान कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहा है, छोटी उम्र की महिलाओं से प्यार करता है। हाल ही में भविष्य की बात, 3 दिन बाद, उसे ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन की तस्करी के लिए अपनी पत्नी के खाते में 20 मिलियन युआन मिलने वाले हैं। हाल ही में अतीत की बात, 2 दिन पहले, वह स्मोकी कैफे में रोयान कंपनी के कार्यकारी से मिला और उसे 10 मिलियन युआन मिले। इस कमीने को देखो, वह पहले से ही लबालब भरा हुआ है। जिया हाओ अंदर ही अंदर खर्राटे लेने से खुद को रोक नहीं पाई। फू निंग ने जूदा को देखते हुए उसकी निगाहों का अनुसरण किया। वह मिस्टर जूदा हैं, कार्यकारी विभाग के प्रमुख। जिया हाओ ने अपनी बात पूरी की, जिससे फू निंग हैरान रह गई। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला, छोटे भाई? मुझे तो बस पता है। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। वैसे भी, मुझे लगता है कि मैंने काफी घूम लिया है। मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। बहन निंग, क्या तुमने मुझे अपने दफ्तर जाने के लिए नहीं कहा था? हाँ, फू निंग की आंखें चमक उठीं। अब हम वहां जा सकते हैं। फू निंग के केबिन में सजावट देखकर जिया हाओ हैरान रह गया। तरह तरह के डिजाइन और तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिससे यह व्यवस्थित होते हुए भी सुंदर लग रहा था। बहन निंग, तुमने ये सब बनाया है? जिया हाओ ने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा। ये बहुत शानदार लग रहे हैं। ओह, मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, छोटे भाई। फू निंग ने शर्मीली मुस्कान दी। तुम कह सकते हो कि ये मेरे विचार हैं।
कुछ अच्छे हैं और कुछ अधूरे हैं। मैं उन्हें यहाँ रखता हूँ ताकि वे मुझे प्रेरित कर सकें। वे है कमाल है, बहन निंग। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ तुम पर इतना भरोसा करती है। जिया हाओ मुस्कुराए। ऐसा ही करते रहो तो तुम्हें जल्द ही पदोन्नति मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। मुझे अभी और पैसे चाहिए, तो उम्मीद है कि प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा। फू निंग ने अपनी उंगलियां क्रॉस की। अचानक फू निंग के हाथों से कागज नीचे गिर गए, जमीन पर बिखर गए। ओह माय, आई एम सॉरी। फू निंग जल्दी से उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसी समय एक फटने की आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। तारांकन के आर। जिया हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने फू निंग की पेंसिल स्कर्ट को 2 हिस्सों में फटा हुआ देखा, जिसमें उसकी बिल्कुल नंगी चूक दिख रही थी। क्या? फू निंग ने अपनी त्वचा पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी पीठ सीधी की और जिया हाओ का सामना किया। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो गया था, कोई उसके सिर से भाप निकलती हुई देख सकता था। बकवास, मैंने आज पैंटी नहीं पहनी थी। मेरी स्कर्ट इस तरह कैसे फट सकती है? वह। जिया हाओ हैरान रह गया जब उसने नीचे देखा। उसने देखा कि उसका छोटा भाई पहले से ही अपनी पैंट में एक बड़ा सा तंबू बना रहा था। छोटे भाई, वह, ये बहुत साफ दिख रहा था। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर जब उसने ये कहा तो उसका चेहरा जम गया। भाड़ में जाओ, मैंने वास्तव में क्या कहा? फू निंग जिया हाओ का जवाब सुनकर दंग रह गई। उसकी नज़र भी जिया हाओ के उभरे हुए तंबू पर पड़ी, जिससे वह शर्मसार हो गई। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ी निजता देनी चाहिए। रुको। जिया हाओ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फू निंग ने उस पर चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुम बस जाने के बाद देखकर मुझे ऐसा करना चाहिए? जिया हाओ हकलाते हुए बोली। या तुम मुझसे और क्या करवाना चाहती हो, बहन निंग? तुमने मेरा देखा है न? फू निंग ने जिया हाओ के उभार की ओर इशारा करते हुए अपने होंठ काटे। क्यों ना हम इसे बराबर कर दें? दिखाओ, मुझे भी अपना दिखाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया हाओ ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं निकला। अचानक एक शर्मीली मुस्कान के साथ जिया हाओ फू निंग की कुर्सी पर बैठ गया और कमरे में पर्दे गिरा दिए। ठीक है, अगर बहन निंग इतनी उत्सुक है तो तुम कोशिश क्यों नहीं करती? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें तुम्हारा मुआवजा दे रहा हूँ। हम इसे किसी तरह का उपहार खोलने के रूप में ले रहे हो। फू निंग ने अपनी बहादुरी बनाए रखी। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर फू निंग खुद पर चिल्ला रही थी। आह, फू निंग, तुम क्या कर रही हो? हे भगवान, वह तुम्हारे बॉस का सौतेला बेटा है, और वह एक जवान आदमी है। तुम सच में उसकी जिप खोलने वाली हो? मम्मा, लेकिन जैसे वह इसके लिए सहमत हो गया है न? मुझे उसकी आंखों के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं दिखता, वरना वह मेरी नंगी चूक देखकर कुछ कहता। खैर, चूंकि मौका खुद ही सामने आ गया है, तो मुझे इसे ले लेना चाहिए, है न? जिया हाओ ने फू निंग को उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कई भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते देखा। अपनी बेल्ट ढीली करते हुए फू निंग ने जिया हाओ की पैंट नीचे खींची। अरे वाह, ये तो बहुत प्रभावशाली उभार है, फू निंग ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने देखा कि जिया हाओ का अंडरवियर सीमा तक खींचा गया था। वह आकार से मोहित लग रही थी, सहज रूप से आगे झुक गई। अंडरवियर के इलास्टिक बैंड को पकड़ते समय उसके हाथ कांपने लगे। एक गहरी सांस के साथ उसने इसे नीचे खींचा, जिससे जिया हाओ की सख्त लंबाई बाहर निकल आई। क्या? जिया हाओ के इरेक्शन ने उसके गालों पर लगभग थप्पड़ मारा तो फू निंग ने एक छोटी सी चीख निकाली। फिर भी शानदार उभरा हुआ रॉड गर्व से खड़ा था, फू निंग के चेहरे पर छाया डाल रहा था। इस आकार का क्या मतलब है? आकार, आकृति, उभरी हुई नसें। क्या हुआ, सिस्टर निंग? जिया हाओ ने चिंता का दिखावा किया। क्या ये बहुत छोटा है? छोटा? आप इसे छोटा कैसे कह सकते हैं? फू निंग का गला लगभग भर आया। यह मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खिलौने से भी बड़ा है। ओह, तो सिस्टर निंग खिलौना इस्तेमाल करती हैं, हम? जिया हाओ मुस्कुराए। तो असली चीज कैसी दिखती है? ... उद्धरण चिन्ह, मम्मंग, बनावट, सुगंध। अनजाने में फू निंग का चेहरा जिया हाओ की लिंग के बहुत करीब चला गया। अचानक फू निंग ने अपने होंठ खोले और जिया हाओ के लिंग के ऊपरी हिस्से को चूसा। बकवास, फू निंग, तुम क्या कर रही हो? ये गलत है, ये बहुत गलत है। लेकिन
जिया हाओ कुछ नहीं कह रहा है। क्या इसका मतलब है कि उसे यह पसंद है? बकवास, हम देखेंगे। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे की ओर हिलाया, उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और जिया हाओ की नज़र से मिल गईं। वह उसके चेहरे पर खुशी देख सकती थी। इसके अलावा स्वाद कुछ हद तक नशे की तरह था। रोमांच, स्वाद, सब कुछ फू निंग को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। ममंग। धीरे धीरे फू निंग ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया और जिया हाओ के लिंग को अपने मुंह में और ज्यादा ले लिया। उसकी जीभ लिंग के चारों ओर घूम रही थी, धड़कती नसों और त्वचा की धड़कन को महसूस कर रही थी। कुशलता से उसने मुझे और सहज बनाने के लिए अपने बालों को आजमाया और फिर और भी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जिया हाओ की जांघों की कस्तूरी जैसी खुशबू ने उसे सिहरन पैदा कर दी, मानो यह उसके निचले पेट में एक आदिम वासना को प्रज्वलित कर रही हो। उंगह, बकवास, ये किसी भी खिलौने या केले से बहुत अलग लगता है। प्रीकम, ये बहुत चिपचिपा और नमकीन है, मम, लेकिन इसमें थोड़ी मिठास भी है। ओह हाँ, बहन निंग, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, जिया हाओ ने कराहते हुए कहा, जब उसने उसके सिर पर अपनी हथेली दबाई, उसे और नीचे धकेला। मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक कुंवारी रहने के कारण तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दबी हुई वासना है, नध। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता नहीं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें एक अच्छी पदोन्नति मिले। ममफ, फू निंग कर सकती थी जिया हाओ के लन पर घुटते हुए उसने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया। जैसे जैसे उसकी चूसने की गति तेज होती गई। उंग, बहन निंग, मैं बस। फू निंग, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास कुछ फाइलें हैं। क्यूई ने फाइलों का ढेर थामे हुए केबिन में प्रवेश किया, लेकिन उसके कदम रुक गए क्योंकि उसने अपनी चौड़ी आंखों से अपने सामने के दृश्य को देखा। फू निंग ने अपना सिर उठाया तो सफेद तरल पदार्थ छलक गया। उसका चेहरा और चश्मा गाढ़े सफेद तरल पदार्थ से भीग गए। बहन बहन क्यूई, नी निंग निंग, जिया हाओ आनंद से पीछे झुक गया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसका लिंग उसके अपने वीर्य से ढका हुआ था। अरे, यह आखिरकार कामुकता की दुनिया है। ये संयोग है कि फू निंग ने पैंटी नहीं पहनी थी। एक और संयोग यह है कि उसने जिया हाओ से अपना लिंग दिखाने की मांग की। और कितनी आसानी से क्यूई ने केबिन में प्रवेश किया, जिसे बंद माना जाता था। यार, मुझे ये दुनिया बहुत पसंद है। जूदा ने अपना सिर उठाया जब उनके सहायक ने उन्हें एक सीलबंद फाइल दी। मिस फू निंग ने मुझे इसे चेक करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि यह नए प्रोजेक्ट की सारांश रिपोर्ट है और वे अभी मुख्य फाइल रख रही हैं। ठीक है, यह अच्छी बात है। जूदा ने सिर हिलाया। अब आप जा सकते हैं। जब उनका सहायक चला गया तो जूदा ने फाइल खोली और उस पर सरसरी नजर डाली। वास्तव में यह नए प्रोजेक्ट लीज ऑफ चांग ई के बारे में है। हे, जब तक मैं मुख्य डिजाइन ब्लूप्रिंट चुरा सकता हूं और इसे बेच सकता हूं, मैं बहुत लाभ कमाऊंगा। आखिरकार कोई नहीं जान पाएगा कि यह मैं हूं और अपराध फू निंग पर होगा। जूदा ने अपनी कलाई घड़ी देखी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि लगभग दोपहर का भोजन हो गया था। बाहर निकलते हुए वे फू निंग के कार्यालय में घुस गए। शुक्र है, मेरे पास सभी दरवाजे खोलने का मास्टर कार्ड है। मुझे मानना होगा, रोयान कंपनी का आईटी विभाग काफी सक्षम है। उसने पहले ही फू निंग के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि अंदर कोई नहीं है, जूदा चुपके से अंदर घुस गया और दस्तावेजों की तलाश करने लगा। यह मिल गया। जूदा ने दराज में एक फाइल देखी और उसे बाहर निकाला। उसे पलटते हुए उसे एहसास हुआ कि यह वही दस्तावेज है जिसकी उसे जरूरत थी। जब वह तस्वीरें क्लिक कर रहा था तो उसके पीछे का दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराया। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर जू मेरे कार्यालय में क्या कर रहे हैं। जूदा का शरीर ठंडा पड़ गया जब उसने पीछे मुड़कर देखा। फू निंग को क्यूईर के साथ उसके पीछे खड़ा देखा। फू निंग, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने आया था। जूदा ने दस्तावेजों को टेबल पर रखते हुए हल्की खांसी की। लेकिन ठीक है, शायद तुम दोपहर के भोजन के लिए गए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूं। क्या ऐसा है? फू निंग ने आगे बढ़ते हुए एक आकर्षक मुस्कान दी। तो कृपया बैठ जाओ। क्या अब हम चर्चा करें? ओह जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए। 1 घंटे बाद कैसा रहेगा? क्यूई और फू निंग को देखते हुए जूदा की आवाज़ असामान्य रही। ओह सच में नहीं, क्यूई ने अपनी हमेशा की तरह ठंडी आवाज़ में कहा। फू निंग और मैं बिल्कुल ठीक हैं। इसके विपरीत
हम ये सुनने के लिए उत्सुक हैं कि मिस्टर जू क्या कहना चाहते हैं। हाँ, सच में कुछ नहीं। ये बिक्री विभाग में कुछ परियोजनाओं और सामान के बारे में है। जू दा ने अपने हाथ हिलाए। और नए प्रोजेक्ट लीजो ऑफ चांग ई के बारे में। ओह, ऐसा है, फू निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह अजीब है। अजीब क्या है? जू दा ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। मुझे लगा कि आप इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपकी पत्नी को कुछ दिन पहले 10 मिलियन युआन कैसे मिले। फू निंग ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियां थपथपाईं। ये सुनकर जू दा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं माफी चाहता हूँ मिस फू, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। क्या मैं आपको कुछ संकेत दूं? क्यूई ने जू दा को घूरते हुए कहा। रोयान कॉर्पोरेशन लीजो ऑफ चांग ई के डिजाइन लीक कर रहा है, अतिरिक्त 20 मिलियन युआन प्राप्त कर रहा है। जितना ज्यादा जू दा सुनता गया, उसका चेहरा उतना ही पीला होता गया। उसकी पीठ पहले से ही पसीने से भीगी हुई थी। वह बेबुनियाद आरोप है। फू निंग, क्यूई, तुम मुझे क्या समझती हो? तुम्हें लगता है कि मैं सीओसू और ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन को धोखा दूंगा? नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फू निंग ने अपने दांत पीस लिए। क्योंकि तुम कमीने ने पहले ही कंपनी को धोखा दे दिया है। यो बस। जू दा का शरीर कांप उठा जब उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। क्यूई के पीछे देखते हुए उसने देखा कि सू युनकी उसकी ओर आ रही है। बॉस सू, मैं अपने बहाने मत बनाओ, सू युनकी ने ठंडे आवाज में कहा और एक कागज निकाला। एक बैंक रसीद जो दिखाती है कि आपकी पत्नी को एक गुमनाम स्रोत से 10 मिलियन युआन मिले हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपका फोन रिकॉर्ड कहता है कि आप रोयान कंपनी के व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में हैं। अब अगर आप अभी भी अपना बचाव करना चाहते हैं, तो आप हमें क्यों नहीं बताते कि आप दस्तावेजों की तस्वीरें क्यों खींच रहे थे? जू दा ने महसूस किया कि कुर्सी पर गिरते ही उसके पैर ढीले पड़ गए। उसे लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। गार्ड, उसे हिरासत में रखें। पुलिस के आने तक इंतजार करें। सू युनकी ने पीछे मुड़ते हुए नाक सिकुड़ी। फू निंग, क्यूई, मेरे पीछे आओ। हाँ, सीओसू। हाँ, बॉस। जब वे बाहर निकले, क्यूई ने जल्दी से सू युनकी की बाहों को पकड़ लिया। क्या आप ठीक हैं, बॉस? हाँ, बस थोड़ा मानसिक रूप से तनाव महसूस कर रही हूँ। सू युनकी ने अपनी कनपटी रगड़ी। अच्छा, क्यों न थोड़ी ग्रीन टी पी ली जाए? सू युनकी मुस्कुराई जब उसने जिया हाओ को चाय का कप पकड़े हुए अपने सामने चलते देखा। हे भगवान, हाओ एर, तुम हर चीज का पहले से अनुमान कैसे लगा लेते हो? सू युनकी समझ नहीं पाई। फू निंग ने चाय लेते हुए हल्के से मुंह बनाया। लेकिन छोटे भाई, तुमने ये कैसे पता लगाया? फू निंग उत्साहित स्वर में पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगा जैसे तुमने जू दा को देखते ही जान लिया था कि वह अपराधी है। आहा, ऐसा कुछ नहीं है, बहन निंग। जिया हाओ ने सीट पर बैठते हुए ठहाका लगाया। मुझे लगा कि चूंकि ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है, इसलिए इसका प्रतिद्वंद्वी भी सक्रिय होने वाला है। और लीजो ऑफ चांग ई जैसी बड़ी परियोजना, बहुत से लोग इस पर अपना हाथ डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैंने बस एक चारा तैयार किया, और देखो, हमने शिकार को फंसा लिया। जिया हाओ हंसा। जहां तक बैंक रसीद की बात है, मेरी एक सहेली को हैकिंग का हुनर है, इसलिए वह मेरे लिए इसे हासिल करने में कामयाब रही। हाँ, जू दा ... वह एक अच्छा साथी था। उसने कई बार अपना हुनर दिखाया। सू युनकी ने चाय पीते हुए आह भरी। लेकिन ये सोचना भी मुश्किल है कि वह मुझे इस तरह धोखा देगा। मानव स्वभाव, माँ, जिया हाओ ने हल्के से कहा। बहुत कम लोग हैं जो सोने के पहाड़ के सामने सीधे खड़े हो सकते हैं। वैसे भी, मुझे लगता है कि वह दस्तावेज प्राप्त करने के बाद सिस्टर निंग को फंसाना चाहता था। लगता है कि हम न केवल एक गद्दार को बाहर निकालने में कामयाब रहे, बल्कि हम एक प्रतिभाशाली और ईमानदार कर्मचारी को बचाने में कामयाब रहे। ओह, तुम बहुत प्यारे हो, छोटे भाई। फू निंग ने जिया हाओ को कसकर गले लगाया। आज शाम को मेरे घर आने के बारे में क्या ख्याल है? मैं वादा करता हूँ कि बड़ी बहन तुम्हें ... बहुत सारे सरप्राइज देगी। फू निंग, क्यूई ने हल्के से खांसते हुए कहा, जिससे फू निंग ने जिया हाओ को जाने दिया। ये बूढ़ी औरत अपने केबिन में पहले से ही जिया हाओ के लन पर घुट रही थी। अगर वह उसके घर जाता है, हे, मुझे माफी मांगनी चाहिए, सिस्टर निंग। जिया हाओ ने आंख मारी। आज मैं और मेरी माँ डेट पर जा रहे हैं। आरा, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, छोटे भाई। फू निंग ने हंसते हुए कहा। क्यू एर ने सिर हिलाया।
वास्तव में लेडी सू, आपको शायद थोड़ा आराम करना चाहिए। सू युनकी ने चाय पीते हुए लगभग दम तोड़ दिया, क्योंकि उसने जिया हाओ को घूर कर देखा। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि जिया हाओ का डेट पर जाने का क्या मतलब था। ये निश्चित रूप से एक माँ और बेटे की मधुर बातचीत नहीं है जो ये दोनों सोच रहे हैं। हाओ तुम बहुत शैतान हो, सू युनकी ने अपने दिल में हंसी। फू निंग ने सिर हिलाया, लेकिन मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है। जब तक तुम फ्री हो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मुझे लगता है कि चूंकि यह खत्म हो गया है, इसलिए सभी को अपने काम पर वापस जाना चाहिए, सू युनकी ने बीच में टोका, जिससे फू निंग हंस पड़ी। अभी काम पर वापस जा रही हूँ बॉस। लेकिन अजीब बात है, मुझे अजीब गंध क्यों आ रही है? फू निंग को देखते ही सू युनकी की नाक फड़क उठी। यह अजीब तरह से परिचित और संदिग्ध है। क्यूई ने फू निंग को घूरते हुए उसे जाने के लिए कहा, मुझे कुछ भी गंध नहीं आ रही है लेडी सू। शायद आपको अपनी चाय का आनंद लेना चाहिए। फू निंग ने तेजी से जाते हुए सिर झुकाया, जिससे क्यूई ने राहत की सांस ली। अरे फू निंग, तुमने ठीक से हाथ नहीं धोया। लेकिन फिर उसके चेहरे पर जो कुछ था वह बेपरवाह जिया हाओ को देखते हुए क्यूई अपने होठों को काटने से खुद को नहीं रोक पाई। उसके दिल में सावधानी, जिज्ञासा और इच्छा की अजीब भावनाएं उमड़ पड़ी। ये युवक बिल्कुल भी सरल नहीं है। उसने कंपनी में छिपे एक चूहे का पता लगा लिया, जबकि उसने फू निंग जैसी बूढ़ी चुड़ैल को भी इतनी जल्दी वश में कर लिया। मम्मा, मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। मम्मा, अब तुम बोलो। ये चाय बहुत ताजगी देने वाली लगती है। हाओ क्या तुमने इसे बनाया है? बस ग्रीन टी में कुछ हर्बल एसेंस मिलाया है, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। अच्छा, चूंकि हमारा काम यही खत्म हो गया है, तो क्या हम चलें? जिया हाओ ने सू युनकी की ओर देखा। मैंने हमारी डेट के लिए बहुत कुछ प्लान किया है, माँ। जिया हाओ की बात सुनकर सू युनकी के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसका मन वर्जित विचारों के दायरे में भटकने से खुद को नहीं रोक सका। ये बदमाश, उसने क्या प्लान बनाया है? कंपनी छोड़कर जिया हाओ ने सू युनकी को अपनी कार तक पहुंचाया। माँ, अब हम कहाँ जाएं? अभी, सू युनकी ने एक पल के लिए सोचा। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है, आप ही बताए। हाओ मनोरंजन पार्क कैसा रहेगा? जिया हाओ ने अचानक कहा। क्या मनोरंजन पार्क? सू युनकी चौंक गई। हे भगवान, क्या ये थोड़ा बचकाना नहीं लग रहा है? बचकाना? जिया हाओ ने एक शर्मीली मुस्कान दी। ठीक है माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आखिरी बार आप मनोरंजन पार्क कब गए थे? अच्छा, वो, सू युनकी हकलाते हुए बोली, क्योंकि उसे अचानक याद आ गया था। शायद आखिरी बार मैं बच्चों के साथ गई थी, 7 साल पहले। देखा, 7 साल, और तुम फिर से वहां नहीं जाना चाहते? जिया हाओ ने मुंह बनाया। चूंकि उसने अबन फैंटेसी खेली थी, इसलिए जिया हाओ को सू युनकी की सारी खूबियां और कमजोरियां पता थीं। सीईओ होने और लगातार काम के बोझ के कारण सू युनकी हमेशा खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अपने पति की मौत के बाद वह हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए जिया हाओ को ठीक से पता था कि सू युनकी को उसके प्रति अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए क्या चाहिए। अगर तुम इतना पूछ रहे हो, सू युनकी ने आह भरते हुए सिर हिलाया। ठीक है, हम किसी मनोरंजन पार्क में जा सकते हैं। वाह! जिया हाओ ने कार स्टार्ट करते ही ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। वे तेजी से मनोरंजन पार्क के लिए निकल पड़े। जब सू युनकी और जिया हाओ मनोरंजन पार्क में साथ साथ चले, तो सू युनकी बहुत शर्मा गई। उसने देखा कि लोग उन्हें दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रहे थे। माँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप किसी सेलिब्रिटी की तरह दिख रही हैं, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। मानो वे लड़कियां तुम्हें देख ही नहीं रही हैं। सू युनकी मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकी। क्या तुम्हें जलन हो रही है माँ? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, मैं आखिर बहुत सुंदर हूँ। सू युनकी हंसी रोक नहीं सकी। हालांकि वह जिया हाओ की बात का खंडन नहीं कर सकी। ठीक है, उसकी बात में दम है। जिया हाओ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। उसका रूप, उसका आकर्षण, उसकी योग्यता, सब कुछ बेहतरीन है। हमें पहले क्या आजमाना चाहिए? जिया हाओ ने सू युनकी की ओर देखा और पूछा। रोलर कोस्टर या स्लाइड, या हम नई पेंडुलम राइड आजमाएं? चलो पहले घूम लेते हैं। जब सू युनकी ने दूर से उन राइड्स को देखा तो वह घबरा गई।
जिया हाओ ने तुरंत समझ लिया। कुछ सरल से शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? उस स्लाइड की तरह। ये ठीक है। सु युनकी की धड़कनें तेज हो गईं जब उसने जिया हाओ को अपनी हथेली को कसकर पकड़ते हुए देखा। चलो माँ। थोड़ी देर बाद आहा, सु युनकी खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन जब वह और जिया हाओ स्लाइडिंग कार्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तो वह चिंता के साथ साथ हंसी की एक गड़गड़ाहट से भर गई। क्या हुआ? यह मजेदार है न? आहा, हाँ, यह मजेदार है। सु युनकी ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अभी शुरू ही हुआ है। रुको, क्या हम वाकई रोलर कोस्टर पर जा रहे हैं? क्यों माँ, क्या तुम डरी हुई हो? जिया हाओ ने सु युनकी पर हंसते हुए कहा। मेरा मतलब है, क्या कुछ दुर्घटना हो गई, जैसे कि तुम्हें पता है? सु युनकी हकलाते हुए कुछ बहाने बनाने लगी, जैसे अगर कोई बोल्ट ढीला हो जाए या कोई खराबी हो जाए। ऐसा हो सकता है। जिया हाओ ने सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, कम से कम आज तो नहीं। क्या ऐसा है? तुम ये कैसे बता सकती हो? सु युनकी ने जिया हाओ को घूर कर देखा। क्या तुम नहीं जानती माँ? जिया हाओ मुस्कुराए। मैं भविष्य देख सकती हूँ। सु युनकी का दिल धड़क उठा जब वह और जिया हाओ रोलर कोस्टर में चढ़े। तनाव से बाहर निकलकर सु युनकी ने जिया हाओ की हथेली को दबाया। शांत हो जाओ युनकी, ये बस एक सवारी है। तुम एक मजबूत महिला हो, तुम ये कर सकती हो। ओह! रोलर कोस्टर की गति बढ़ने पर सु युनकी ने अन्य लोगों की चीखों की गूंज के साथ चीख कर कहा। आहा, माँ, क्या तुम इसका आनंद ले रही हो? मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। तुम क्यों डर रही हो? जिया हाओ ने सु युनकी के बदसूरत चेहरे को देखते हुए जोर से हंसा। मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। सु युनकी को लगा जैसे उसका दिल लगभग उसके मुंह से बाहर निकल आया हो। अन्य सवारों की चीख के साथ साथ उत्साह उबल रहा था। हालांकि जिया हाओ को अपने बगल में देखकर सु युनकी को सुरक्षा का एहसास हुआ। आखिरकार उसने हिम्मत छोड़ दी और खुशी में जोर से चिल्लाते हुए अपना सिर पीछे फेंक दिया। ये बहुत रोमांचकारी है, क्या ये सही नहीं है? जिया हाओ आश्चर्यचकित थी कि सु युनकी ने कैसे स्थिति के अनुकूल खुद को ढाल लिया। लेकिन रोलर कोस्टर के बाद का नज़ारा बिल्कुल भी सुखद नहीं था। जिस क्षण सु युन की सवारी से उतरी, वह जल्दी से पास के बेसिन की ओर भागी। ब्लीरग एर्म, मुझे लगता है कि वह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। जिया हाओ ने मुंह बनाया जब उसने देखा कि सु युन की उल्टी कर रही थी। लेकिन उसकी हालत के बाद भी वह मुस्कुराते हुए जिया हाओ के पास लौटी। क्या तुम ठीक हो माँ? आहा, माफ करना, मुझे तुम्हें ये दिखाना पड़ा। उफ, मेरा सिर। सु युनकी ने अपना माथा रगड़ा। लेकिन यह मज़ेदार था। मुझे अपनी आंतरिक कुंठाओं को इस तरह से बाहर निकाले हुए काफ़ी समय हो गया है। सु युनकी हंसी। बस यहीं रुको माँ, मैं तुम्हारे मुंह का स्वाद बदलने के लिए कुछ आइसक्रीम लाती हूँ। जिया हाओ हंसा और आइसक्रीम लेने चला गया। जैसे ही जिया हाओ आइसक्रीम लेकर लौटा, उसने अचानक अपने कदम रोक दिए। दूर से देखने पर उसने देखा कि सु युनकी के सामने दो आदमी खड़े थे। अपनी सुनने की शक्ति से जिया हाओ सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे। हे मिस, तुम बहुत सुंदर हो, फिर भी तुम यहाँ अकेली घूम रही हो। ऐसी जगह का मजा किसी साथी के साथ लेना चाहिए, है न? सु युनकी ने नकाब पहना हुआ था, हालांकि इसके बावजूद उसकी खूबसूरत पोशाक और सुडौल शरीर को छिपाया नहीं जा सका। सु युनकी को तुरंत असहज महसूस हुआ जब दो अनजान आदमी उसके पास आए। हालांकि उसे अचानक लगा कि कोई उसकी कमर पकड़ रहा है। अच्छा भाइयों, क्या कोई समस्या है? जिया हाओ सु युनकी के बगल में खड़ी थी, एक प्रेमी की तरह उसकी कमर पकड़ रही थी। जिया हाओ को देखकर दोनों आदमी हैरान रह गए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ कोई समस्या है? अपने प्रभुत्व आभा का सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जिया हाओ ने बस उन दोनों आदमियों को देखा। दोनों की रीढ़ की हड्डी में ठंड लगने के कारण वे कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गुस्सैल क्रूर जानवर के सामने खड़े हों। एक भी गलती और वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आहा, तो वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भाई, कितनी अच्छी जोड़ी है। हम बस यूं ही बातें कर रहे थे। स्थिति को शांत करते हुए दोनों आदमी जल्दी से भाग निकले। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सु युनकी की ओर देखा। अच्छा, कमीनों की जोड़ी होने के बावजूद उन्होंने कुछ सच कहा। और वह क्या है? सु युनकी ने जिया हाओ की ओर देखा। हम साथ में अच्छे लगते हैं माँ।
उफ, गुस्ताख बच्चा। सू युनकी ने मुंह बनाया और उसके गाल लाल हो गए। उसने जल्दी से जिया हाओ की मुट्ठी से आइसक्रीम कोन छीन लिया। बुरा नहीं, तुम मेरे लिए मिंट चॉकलेट लाए हो। सू युनकी खुश हुई और उसने जल्दी से एक चाट ली। बेशक, मुझे लगा कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हारे रोलर कोस्टर सेशन के बाद यह अच्छा लगा। जिया हाओ ने हंसते हुए सू युनकी के साथ हाथ मिलाया। शाम होने वाली है, क्या हम फेरिस व्हील ट्राई करें? फेरिस व्हील, तुम कहते हो? सू युनकी ने सहमति जताने से पहले एक पल सोचा। जैसे ही सूरज डूबा, सू युनकी और जिया हाओ फेरिस व्हील के अंदर केबिन में बैठे, शहर के नज़ारे का आनंद लेते हुए। हाँ, आइसक्रीम वाकई जीवन रक्षक है। उल्टी के बाद मेरा मुंह कड़वा हो गया था। सू युनकी ने आह भरी। तो आपको हमारी डेट कैसी लगी, माँ? जिया हाओ ने सू युनकी को मुस्कुराते हुए देखा। ये सुखद था। मुझे इस तरह आराम करते हुए काफी समय हो गया है। सू युनकी को कांच की खिड़की से बाहर देखते हुए खुशी हुई। धन्यवाद हाओ र, यह मेरा सौभाग्य है, माँ। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। हाँ, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा निराश हूँ कि मुझे आपके साथ अंतरंग होने का कोई मौका नहीं मिला। अच्छा, तो अब कैसे? जिया हाओ सू युनकी के प्रस्ताव को सुनकर दंग रह गया। मैं तो बस सुझाव दे रहा था। सू युनकी ने शर्म से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस किया और उसने दूसरी तरफ देखा। आपको इसकी जरूरत नहीं है। जब उसने अपनी नज़र वापस घुमाई तो उसने देखा कि जिया हाओ अपनी पैंट नीचे करके बैठा है। उसका छोटा भाई ध्यान से खड़ा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काफी तेज है न? सू युनकी अवाक रह गई। क्या मैं बस समय बर्बाद नहीं करना चाहता, माँ? जिया हाओ ने अपना लार पोंछा। इसके अलावा अगर तुम यहाँ ऐसा करोगी तो बहुत गर्मी होगी, है न? हाँ, तुम इतनी शरारती कैसे हो गई? सू युनकी ने अपने गर्म गालों को रगड़ते हुए आह भरी। उसने सोचा कि अंतरंग होने का मतलब है कि वह अपने होठों का इस्तेमाल चुंबन के लिए करेगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना होगा। उसने अपने बाल बांध लिए। जब सू युनकी घर लौटी तो उसके हाथ में ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि सू जिंगर और सू लैन लिविंग रूम में बैठे हैं। माँ, तुम वापस आ गई। ओह वाह माँ, तुम हाओ र के साथ कहाँ थी? सू जिंगर हैरान रह गई जब उसने देखा कि सू युनकी सजी धजी थी और एक चमकदार चेहरे के साथ लौटी थी। अच्छा, मैं कंपनी में गई और उसके बाद मैं माँ को मनोरंजन पार्क ले गया। जिया हाओ ने जवाब देते हुए आगे बढ़कर कहा। क्या तुम मनोरंजन पार्क जाना चाहती हो? हमें बताए बिना सू जिंगर मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकी। मुझे नहीं पता था, जिंगर। हाओ र ने इतनी जल्दी योजना बना ली। सू युनकी स्पष्टीकरण देना चाहती थी, लेकिन उसने सू लैन को बीच में ही रोक दिया। अरे जिंगर, सब ठीक है। सू लैन पहले बोली। माँ को कभी किसी तरह की छुट्टी नहीं चाहिए, वह भी इस तरह के आराम की हकदार है न? अब तुम कहो। ये वाकई सही है। सू जिंगर ने सिर हिलाया। लेकिन हाओ र हमें बुला सकता था, हम सब साथ जा सकते थे। शायद माँ को कुछ निजी आराम की जरूरत थी। सू युनकी शर्मा गई क्योंकि उसे लगा कि सू लान के शब्दों में एक छिपी हुई टोन थी। सू जिंगर को ये समझ में नहीं आया और उसने सिर हिलाया। ये भी संभव है। वैसे भी क्या तुम लोगों ने खाया है? जिया हाओ ने विषय बदल दिया। मैंने कुछ मटन कटार और ब्लैक बीन नूडल्स खरीदे हैं। क्या सच में? सू जिंगर उत्साहित थी। जिंगर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक आहार बनाए रख रहे हो? जिया हाओ ने एक चंचल आवाज में कहा। माफ करना, सू जिंगर ने हल्के से नाक से कुड़ी। मैं वर्तमान में पूरी तरह से फिट और ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा धोखा कर सकता हूँ, है न? जो भी हो, सू लान कृपया व्यंजन परोसें। मैं अभी वापस आ जाऊंगी, सू युनकी ने ऊपर जाते हुए कहा। जिया हाओ भी बैठ गया और उसने सू जिंग र को देखा। तुम क्लास छोड़ रहे हो, है न? क्या बात है? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। मिस किन ने कहा है कि मैं क्लास छोड़ सकती हूँ। उफ, सच में? सू जिंग र को उस पर यकीन नहीं हुआ। जिया हाओ को देखते हुए सू लान काफी शांत थी। तो कंपनी में क्या हुआ? जिया हाओ ने सिर हिलाया और ब्लू क्रिस्टल कॉरपोरेशन में जो कुछ हुआ उसका संक्षिप्त विवरण दिया। नहीं हो सकता, तुमने वाकई ऐसा कोई मोल पकड़ा है? सू जिंग र को अवास्तविक लगा। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि तुम कंपनी के कामकाज को अच्छी तरह से जानते हो। हाओ र
सू लान खुद को खुश होने से नहीं रोक पाई, लेकिन गद्दार के बारे में सोचते हुए वह अपनी मुट्ठी बंद किए बिना नहीं रह सकी। लान, मुझे यकीन नहीं होता कि लोग हमारी कंपनी का राज किसी और को बेच रहे हैं। अगर हाओ र न होती तो माँ और कंपनी को बहुत नुकसान होता। हे बहन सू लान, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सू लान की सांस अटक गई क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसे पीछे से गले लगा रही है। जब तुम कंपनी की उत्तराधिकारी बनोगी तो मैं भी तुम्हारी उसी तरह मदद करूंगी। हल्की फुसफुसाहट के साथ सू लान ने अपनी गर्दन पर जिया हाओ की सांस की गर्मी का आनंद लिया। सू जिंग रा ने रोमांस कर रहे जिया हाओ और सू लान को देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं। मेरे बारे में क्या? मुझे लगा कि तुम कंपनी के काम से दूर रहती हो। जिया हाओ ने अपना सिर उठाया और सू जिंग रा की ओर देखा। लेकिन फिर भी तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद करने के लिए जल्दी नहीं आऊंगा। अब यही तो मैं सुनना चाहता था। सू जिंग रा ने एक आत्मसंतुष्ट हंसी निकाली। लेकिन अब मुझे याद आया, मुझे मदद की जरूरत है। सू जिंग रा की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट का काम है और मेरी भौतिकी का कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया। बहन लैन, आप जिंगर की मदद कर सकती हैं, है ना? ओह जरूर। सू लैन की मुस्कान खिल उठी जब उसने सू जिंगर को देखा। जिंगर, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं तुम्हारी पढ़ाई में अच्छे पुराने दिनों की तरह मदद कर सकता था। छी, तुम मतलबी हो बड़ी बहन। सू जिंग रा मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकी। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिया हाओ से मदद क्यों मांग रही हूँ। हे जिंग रा, मुझे पता है। जिया हाओ ने अपनी बाहें फैलाईं। लेकिन आज मैं वाकई बहुत थक गई हूँ और मुझे किताबें खोलने का जरा भी मन नहीं है। मैं समझ गई, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। सू जिंग रा ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। जिया हाओ के अपने कमरे में लौटने के बाद उसने बस अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर गिर पड़ा। मम्मा, आज वाकई बहुत फायदेमंद रहा। ब्लू क्रिस्टल कंपनी के आने वाले संकट को सुलझाना और माँ की कृपा बढ़ाना। जैसे ही जिया हाओ बिस्तर पर लुढ़का, उसने कुछ सोचा और अपना लैपटॉप खोला। लॉग इन करते हुए उसने बस शैडो हाइव वेबसाइट खोली। चलो देखते हैं कि आज कुछ इनाम पोस्ट किए गए हैं या नहीं। जिया हाओ के पास ब्लैक बटरफ्लाई के समान हैकिंग कौशल नहीं है। हालांकि वह अभी भी डार्क वेब में नेविगेट कर सकता है और थोड़ा प्रोग्राम कर सकता है। उसने कुछ पोस्ट देखी, लेकिन वे उसकी क्षमताओं के दायरे से बाहर थीं। मुझे शैडो हाइव में कुछ प्रमुख इनामों के बारे में पता है, लेकिन वे कब आने वाले हैं मुझे नहीं पता। जब तक मैं ब्लैक बटरफ्लाई को एक बार फिर से स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, मैं एक उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसका फोन अचानक बज उठा। जिया हाओ ने देखा कि यह एफजी युनशी था। हेलो बहन एफजी, चूंकि आपने मुझे इस समय कॉल किया है, मुझे लगता है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जिया हाओ ने हंसते हुए पूछा। हे मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने पहले ही अनुमान लगा लिया, है न? एफजी युनशी ने उत्सुकता से उत्तर दिया। तो अनुमान लगाए कि मैं आपको क्यों कॉल कर रहा हूँ। हर्बल अर्क, मुझे लगता है कि आपने उन पर प्रयोग करना पहले ही समाप्त कर लिया है। जिया हाओ ने उत्तर देने से पहले एक पल सोचा। तो आपको परिणाम पसंद आए? उससे भी ज्यादा। एफजी युनशी अपनी उत्तेजना को दबा नहीं पाई। मैं कभी नहीं समझ सकती कि आपको ये हर्बल अर्क कहाँ से मिले। वे बहुत कीमती हैं। बहन एफजी, मैंने आपको बताया था। जिया हाओ खुश हो गई। आप स्रोत के बारे में नहीं पूछ सकते, आपको बस ये जानना है कि मैं इसे लगातार आपूर्ति कर सकता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। एफजी युनशी ने सिर हिलाते हुए आह भरी। हमें 3 तरह के प्रभाव मिले हैं। पहला था बेहतर उपचार। पहले हर्बल अर्क में शक्तिशाली उपचार गुण होते हैं। कट पर लगाने से वे दिखाई देने वाली दर से ठीक हो जाते हैं। अगर हम इसे दवा बनाने में सक्षम हैं, तो यह इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा वस्तु बन जाएगी। जैसे ये किसी भी व्यक्ति को जो गंभीर चोटों से पीड़ित है उसे जीने के लिए कुछ और घंटे देगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक और कीमती होगा। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, हमने अनुमान लगाया कि यह जिनसेक का एक प्राचीन संस्करण था। एक छोटी खुराक और जीवन शक्ति और रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा। इसके सामने सभी प्रकार के एनर्जी ड्रिंक पेशाब से भी कम होंगे। तीसरे अर्थ के लिए ये और भी अधिक आश्चर्यजनक है। इसमें शक्तिशाली एंटी एजंट गुण है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है। शोधकर्ता,
वह भी हैरान है कि यह किस तरह की चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिया हाओ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जैसा कि अपेक्षित था, एजोर स्प्रिंग ग्रास, 100 साल पुरानी व्हाइट जिनसेग और 6 पंखुड़ियों वाले चमकीले स्नो लोट्स का निकाला हुआ संस्करण वास्तव में अद्भुत है। और मैंने उन्हें केवल एक छोटा सा हिस्सा दिया। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। बहन एफजी, अब आपको विश्वास है कि मैं अपनी नई कंपनी में क्यों विश्वास करती हूँ? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे लगा कि ये हर्बल अर्क संदिग्ध थे। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने खजाने हैं। ये कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जो सीधे प्राचीन कहानियों से ली गई हैं। बहन एफजी, कृपया टीम से उपचार करने वाली जड़ी बूटी को पतला करने और इसे 2 प्रकार के उत्पादों में बदलने के लिए कहें। एक स्प्रे होगा और दूसरा पैच के आकार का होगा। एक स्प्रे और पैच, दिलचस्प है। एफजी युनशी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आवाज़ चमक उठी। वे एक उपचार दवा के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे। आपने वास्तव में सब कुछ पहले से ही सोच लिया था, है न? तो आप क्या कहती हैं, बहन एफजी? अभी भी मेरे लियानशान कॉर्पोरेशन में शामिल नहीं होने जा रही हैं। जिया हाओ मुस्कुराए, ठीक है, मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे लुभाया नहीं गया है। एफजी युनशी ने हंसी उड़ाई। चलो भविष्य में जब हम आमने सामने मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे।